कल 41 तक हुआ था ना, ये वाला हुआ था, पॉलिटिकल कल्चर तक हुआ था। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बोला फैनर का पॉलिटिकल कल्चर, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है इससे, ठीक है। 2018 में क्वेश्चन आया वाले हैं इससे। फैनर का पॉलिटिकल कल्चर क्या है? अकॉर्डिंग टू फैनर, फैनर के मुताबिक दो पॉलिटिकल कल्चर में भी लॉ मैच्योर और हाई और मिनिमल होता है। फैनर बोल रहे हैं ना कि जो पॉलिटिकल कल्चर होता है ना, तो इसके कुछ पार्ट है, ये कुछ पार्ट में डिवाइड करते हैं पॉलिटिकल कल्चर को। ये बोलते एक पॉलिटिकल कल्चर होता है जो कि मैच्योर पॉलिटिकल कल्चर होता है। तो इन्होंने बोला कि जो मैच्योर पॉलिटिकल कल्चर होता है ना, बहुत ही मैच्योर, मतलब लोग वहाँ पे अपने कल्चर के बारे में सब जानते हैं, अपने पॉलिटिकल कल्चर के बारे में सब उनको नॉलेज होता है। तो ये ब्रिटेन में पाया गया है मैच्योर पॉलिटिकल कल्चर, ऑस्ट्रेलिया में, नीदरलैंड में, इन सब जगह पे मैच्योर पॉलिटिकल कल्चर पाया गया है अकॉर्डिंग टू फैनर। फैनर बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल कल्चर जो है वो मैच्योर होता है, ठीक है। और ये मैच्योर पॉलिटिकल कल्चर जो है ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड में पाए जाते हैं, ठीक है। इन्होंने टैब बताया है कि कितने टैब की पॉलिटिकल कल्चर होती है। तो इन्होंने बोला कि मैच्योर, डेवलप, लॉ और मिनिमल टाइप के कल्चर होते हैं। तो बोले जो सबसे अच्छा कल्चर है ना, जिसको मैच्योर पॉलिटिकल कल्चर बोला जाता है, ये ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड में होते हैं। उसके बाद डेवलप्ड पॉलिटिकल कल्चर, जहाँ पे पॉलिटिकल कल्चर डेवलप हो चुका है, वो है इजिप्ट। देखो यहाँ पे डेवलप हो चुका, लेकिन यहाँ मैच्योर हो गया, मतलब डेवलप से भी अच्छा मैच्योर बन गया। उसको पता है सब चीज, अच्छा मेरिट डिमेरिट सब चीज पता है। लेकिन बोले कि जो डेवलप्ड पॉलिटिकल कल्चर है ना, वो इजिप्ट, अल्जेरिया एंड क्यूबा, तुम लोगों को कंट्री याद करना है, ठीक ना। मैच्योर पॉलिटिकल कल्चर कहाँ, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। मैच्योर पॉलिटिकल कल्चर कहाँ पर होता है? तो ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड में। डेवलप्ड पॉलिटिकल कल्चर कहाँ पे होता है? जहाँ पे पॉलिटिकल कल्चर डेवलप हुआ है, इजिप्ट, अल्जेरिया, क्यूबा। लेकिन लॉ पॉलिटिकल कल्चर, जहाँ पे किसी भी तरह का कल्चर नहीं है पॉलिटिकल का, तो वियतनाम, पता है बैकवर्ड है, सीरिया, सब अभी उतना कोई डेवलप नहीं होती, यहाँ पे पॉलिटिकल कल्चर भी कोई डेवलप नहीं है। इंडोनेशिया पॉलिटिकल कल्चर डेवलप ही नहीं है। बोल रहा एक ऐसा भी पॉलिटिकल कल्चर है जो कि मिनिमल पॉलिटिकल कल्चर है, मतलब लॉ से भी नीचे है बहुत। बोल रहे कि ये प्री फ्रांस रिवोल्यूशन से पहले का कल्चर, जहाँ पे लोगों को कुछ भी नॉलेज नहीं था। तो फैनर बोलते हैं 4 तरह का पॉलिटिकल कल्चर होता है, मैच्योर, डेवलप्ड, लॉ एंड मिनिमल, ठीक है। जो मैच्योर होता है वो ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड में होते हैं। डेवलप पॉलिटिकल कल्चर इजिप्ट, अल्जेरिया और क्यूबा में। लॉ पॉलिटिकल कल्चर वियतनाम, सीरिया, इंडोनेशिया। मिनिमल पॉलिटिकल कल्चर प्री फ्रांस रिवोल्यूशन, 1789 में जब फ्रांस रिवोल्यूशन हुई थी ना, उससे पहले जो पॉलिटिकल कल्चर होती थी उसको बोला गया है मिनिमल पॉलिटिकल कल्चर, अकॉर्डिंग टू फैनर, फैनर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मॉडर्नाइजेशन कैसे कैसे हुआ पॉलिटिक्स में, ठीक है। तो डेविड एप्टर जो है ना, एक बुक लिखते हैं, बुक का नाम याद करो, द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, 1965 की बुक है। ये इसमें बताएंगे कि किस तरह से मॉडर्नाइ पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल सिस्टम में मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस किस तरह से हुआ, ठीक है, ये बताते हैं। तो पहले डेविड एप्टर का बुक याद करो, एग्जाम में आता है। डेविड एप्टर का बुक है द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। याद करो, इस बुक में ये क्या बता रहे हैं, पॉलिटिकल सिस्टम का प्रोसेस कि वो कैसे मॉडर्नाइज हुआ है, ठीक है। कौन? डेविड डेविड एप्टर, ठीक है। तो एप्टर बोलते हैं कि 4 स्टेज है जिसके थ्रू पॉलिटिक्स का या पॉलिटिकल सिस्टम का मॉडर्नाइजेशन हुआ है, ठीक है। सबसे पहला जो स्टेज है उसको बोला जाता है स्टेज ऑफ कॉन्टैक्ट एंड कंट्रोल। पहले कॉन्टैक्ट करो, उसके बाद कंट्रोल करो, ठीक है। सी पहले में आया है, फिर आएगा तुम्हारा आरसी यानी रिएक्शन एंड काउंटर एक्शन। बोले पहले कांटेक्ट करो, फिर कंट्रोल करो, रिएक्शन कर, अगर कोई रिएक्शन करता है तो तुम उसके काउंटर रिएक्ट करो, काउंटर एक्शन करो।
तुम्हारे ऊपर कोई रिएक्शन करता है तो तुम उसके ऊपर काउंटर रिएक्शन करो। मैं याद करने का तरीका बता रही हूँ, बाकी ये स्टेज है। पहला स्टेज है कि पहले पॉलिटिकल सिस्टम को उससे कांटेक्ट करो, कांटेक्ट करने के बाद पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल कर लो, ठीक है ना। अगर किसी तरह का स्टेज में रिएक्शन हो रहा तो तुम उसको काउंटर रिएक्शन करो। रिएक्शन पे तुम काउंटर रिएक्शन कर रही हो तो ये भी तुम्हारा पॉलिटिकल सिस्टम का मॉडर्नाइजेशन होने का ही प्रोसेस है। मतलब उसके बाद जब कॉन्ट्रोडिक्शन होगा किसी भी चीज को लेकर तो इमेंसिपेशन भी होगा। कॉन्ट्रोडिक्शन मतलब क्या, दो अलग अलग बात है ना। तो कॉन्ट्रोडिक्शन होगा तो इमेंसिपेशन होगा, ठीक है। इमेंसिपेशन मतलब क्या, ये एक अच्छी चीज है, लोगों को पार्टिसिपेट होने का मौका देना, लोगों को पावर देना, है ना। स्टेज ऑफ सर्च, अब सर्च आ रहा, आप सर्च करो एक न्यू जनरेटिव सोल्यूशन, ठीक है ना। पहले तो आप कॉन्ट्रैक्ट करो, फिर कंट्रोल करो, फिर रिएक्शन करो, फिर काउंटर रिएक्शन करो, फिर कॉन्ट्रोडिक्शन करो। अगर कोई कॉन्ट्रोडिक्शन कर रहा तो हिमेंसिपेशन, कॉन्ट्रोडिक्शन के साथ आएगा हिमेंसिपेशन। उसके बाद स्टेज ऑफ सर्च फॉर न्यू जनरेटिव सोल्यूशन। ये 4 स्टेज है जो कि बताती है कि किस तरह से। अच्छा बताओ तो, स्क्रीन है तुम लोगों के पास? स्क्रीन है? है ना, हमको मतलब लग रहा कहीं ऐसा तो नहीं कि स्क्रीन चला गया, ठीक है। तो ये वाला तुम लोगों को 4 याद करना है, और ये बोल के याद करना है कि ये तुम्हारा क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम का मॉडर्नाइजेशन होने का प्रोसेस। तो कितने प्रोसेस है भाई? तो 4 प्रोसेस है, ठीक है। 4 प्रोसेस है जो मैं तुम लोगों को बता चुकी हूँ। अगर कोई कॉन्टैक्ट, कंट्रोल, रिएक्शन एंड कॉन्ट्रोडिक्शन, इमेंसिपेशन, सर्च फॉर न्यू जनरेटिव सोल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ, 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था इससे। और मैं इसलिए मैं तुम लोगों को बार बार बोलती हूँ कि मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं बुक सॉल्व की हूँ, तो मुझे इसलिए नॉलेज है। अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन आया भी थे ना, तो तुम्हारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मांगा था, ठीक है, कि ये इसको क्रोनोलॉजिकल करो। तो क्रोनोलॉजिकल में तुमको अगर करना होगा तो मैं बता रही हूँ, तुम एक बार मुझे बताओ कि ये 4 स्टेज में कौन कौन सा है। बताओ पहला स्टेज का नाम क्या है? फर्स्ट स्टेज, बिल्कुल, वेरी गुड, कॉन्टैक्ट एंड कंट्रोल। सेकंड स्टेज क्या है? रिएक्शन एंड काउंटर रिएक्शन। और थर्ड स्टेज बताओ। लक्ष्मी तुमको याद नहीं हुआ? क्यों नहीं बोल रही हो तुम? नहीं हुआ, अच्छा ठीक है, मैं एक बार बता दूँ। इमेंसिपेशन। 4 नंबर बताओ। ठीक है, आ जाओ, मैं देखती हूँ क्या क्या नहीं समझ में आ रहा। देखो मैं समझा रही हूँ, ऊपर लाती हूँ। बोल रहा है कि पॉलिटिकल सिस्टम को मॉडर्नाइज करना है। पॉलिटिकल सिस्टम को मॉडर्नाइज करने के जो स्टेज है वो स्टेज 4 स्टेज है। कितने स्टेज है? 4 स्टेज, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो पहला स्टेज है ना उसको बोला गया है फर्स्ट स्टेज को, कॉन्टैक्ट एंड कंट्रोल, ठीक है ना। पहले तुम कॉन्टैक्ट करो उसके बाद कंट्रोल करो। चलो मैं बताती हूँ कि पहले तुम किसी भी चीज को कंट्रोल करने के लिए उसके बारे में तुम जानोगी तब तो कंट्रोल करोगी। किसी भी चीज के बारे में तुमको मॉडर्नाइज करना है, ठीक है। तुमको किसी का नेचर चेंज करना है तो नेचर चेंज करने से पहले तुमको उसका नेचर को समझना पड़ेगा। तो वो तुम कैसे समझोगी? जब तुम उसके साथ कांटेक्ट करोगी, है ना। ऐसे नहीं तुम्हारा उससे बातचीत नहीं है, तुम उसके नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहले तुमको उसके साथ कांटेक्ट होना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम उसके ऊपर कंट्रोल कर पाओगे, ठीक है ना। उसके बाद बोल रहा है कि अगर कोई रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, मतलब मैं इसे पढ़ाने के लिए बोल रही हूँ कि इसका मतलब अलग है, ठीक है ना। कोई रिएक्शन कर रहा है तो तुम काउंटर रिएक्शन करो, ठीक है। अगर दो चीजों को लेके कॉन्ट्रोडिक्शन हो रहा, दो चीजों को लेके कॉन्ट्रोडिक्शन हो रहा तो हिमेंसिपेशन होगा,
ठीक है। अगर दो चीजों को लेकर कॉन्ट्रोडिक्शन हो रहा है तो कॉन्ट्रोडिक्शन का मतलब क्या, डिबेट हो रहा है कि नहीं भाई हमको ये चीज नहीं पसंद, एक एक तरह का डिबेट छिड़ जाता है। तो ये जब कॉन्ट्रोडिक्शन होता है ना दो चीजों को लेकर, तो उसके बाद जो कंक्लूजन निकलता है वो हिमेंसिपेशन आता है। हिमेंसिपेशन मतलब क्या, लोगों को इम्पावर करना। ठीक है, हिमेंसिपेशन एक अच्छा चीज है। ठीक है, हिमेंसिपेशन जो है वो एक अच्छा चीज है। उसके बाद बोल रहा है कि अब जब कांटेक्ट किए, कंट्रोल कर लिए, फिर रिएक्शन किया उसने, तो हम लोग ने भी काउंटर रिएक्शन कर लिए, फिर हमने लड़ाई किया। जब लड़ाई किया तो हम लोग को एम्पावरमेंट दे दिया गया। तो अब अब हम क्या करेंगे, एक नया जनरेटिव सोल्यूशन को सर्च करेंगे कि अब तो सब चीज हो गया, तो अब हमको पॉलिटिकल सिस्टम को पूरा मॉडर्नाइज करना है। तो हम लोगों को एक नया जनरेटिव सोल्यूशन चाहिए जो न्यू हो, जो न्यू जनरेटिव सॉल्यूशन हो। ये तो मैंने यूज कर लिया, कॉन्टैक्ट एंड कंट्रोल, रिएक्शन एंड काउंटर रिएक्शन, कॉन्ट्रोडिक्शन, इमेंसिपेशन। लेकिन अब क्या करना, अब जो स्टेज को सर्च करना है ना, वो जो होगा ना, वो होगा सर्च फॉर न्यू जनरेटिव सोल्यूशन। एक नया टाइप का सोल्यूशन को हम लोगों को सर्च करना है। ठीक है, ये बात बोल रहा है। समझ में आया कि नहीं, बोलो लक्ष्मी तुमको आया? मैं आगे बढ़ूं? लक्ष्मी मेरी आवाज सुन रही हो तुम? हाँ दी। आया, समझ में आया, बोलो। हाँ दी। अच्छा मैं, अच्छा नहीं वो ललाई, मुझे लगा मैं बोला छोड़ दिए, कार फाइव बोला था ना। अब हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक मिनट रुक जाओ। ये सारा ही पॉलिटिकल डिप्लोमेट है, ठीक है। ये सारा ही तुम्हारा टॉपिक का नाम ही तुम्हारा पॉलिटिकल पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। टॉपिक का नाम बता दे रही हूँ, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, मैं लिख देती हूँ, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, ये सारा को ही हम क्या बोलेंगे, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, जो कि पहला हम लोग पढ़े, पहला थिंकर के बारे में हमने पढ़ा, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन क्या था। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो अलग है। चलो आ जाओ। कहाँ गया? हाँ, ये ठीक है। तो ये भी जो है ना, ये भी पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन है। ठीक है, बोला कि अभी जो टॉपिक का नाम है मैं बार बार बोल रही, इसका नाम है पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, बोला कि इसका नाम पूरा देख लो, रोस्टो बोलते हैं लेकिन इसको वॉल्ट रास्टो बोलोगी, पूरा नाम होगा वॉल्ट रेस्टो। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और ये दो बार आया हुआ है। ये क्वेश्चन कैसे आया हुआ है, दोनों बार ही तुम्हारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिया हुआ है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम रोस्टो का बुक याद करते हैं। इसका बुक का नाम है, बुक भी आया हुआ है, स्टेज स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। बुक का तो मेरे माइंड से निकला हुआ क्योंकि ऐसा बहुत सारा बुक है, बट ये मैं दो बार क्वेश्चन आरसी को कराई होगा, अगर आरसी को याद होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व की होगी दो बार, है ना। ठीक है और मैं इसलिए नहीं करा रही क्योंकि ये मतलब आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए नहीं करा रही हूँ। मैं इसलिए करा रही हूँ बिकॉज कि तुम्हारा टॉपिक में है, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन के टॉपिक में है ना, जो कि हम लोग को कॉम्पिटेटिव में है, इस वजह से पढ़ाना पड़ रहा है मुझे। ठीक है, तो बोला कि जो डब्ल्यू डब्ल्यू रॉस्टो है ना, ये एक एमिनेंट इकोनॉमिक हिस्टोरियन है और ये डिस्क्राइब करते हैं कि हिस्टोरिकल प्रोसेस ऑफ ट्रांजेक्शन फ्रॉम अंडर डिप्लोमेंट टू डिप्लोमेंट। बोला हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन प्रोसेस हुआ है डिप्लोमेंट, अंडर डिप्लोमेंट से डिप्लोमेंट में, इन टर्म ऑफ सीरीज फाइव स्टेज ऑफ द ग्रोथ थ्रू द ऑल कंट्रीज मस्ट पास टू रीच द अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ डेवलप्ड कंट्री। बोल रहा रोस्टो बोल रहे हैं कि रोस्टो बोल रहे हैं कि अंडर डेवलप कंट्री से डेवलप कंट्रीज में हिस्टोरिकल प्रोसेस का ट्रांजेक्शन हुआ है। ठीक है ना, इन्होंने ये क्या बोल रहे हैं कि अंडर डेवलप कंट्री जो है ना, वहां पे अंडर डेवलपमेंट और डेवलपमेंट ट्रम में, मतलब मैं यहाँ पे समझा रही हूँ, देखो क्या बोल रहे हैं इन्होंने। मतलब डायरेक्ट तुम इसको बोल सकती हो कि रोस्टो जो है वो बोलते हैं कि फाइव स्टेज है। ठीक है ना, फाइव स्टेज है मॉडर्नाइजेशन का, फाइव स्टेज है पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन करने का, फाइव स्टेज है, सॉरी फाइव स्टेज है जिसने क्या किया है, पॉलिटिकल को मॉडर्नाइज किया है, पॉलिटिक्स को मॉडर्नाइज किया है। ठीक है ना, और ये अल्टीमेट फेज पे कब पहुंचती है, जब ये फाइव स्टेज से होकर गुजरती है और ये लास्ट में आकर डिप्लोमेंट कंट्री में आके फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है। बोल रहा है कि ये फाइव पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन
जो है ना पॉलिटिक्स का जब मॉडर्नाइजेशन होता है ना, तो 5 स्टेज के थ्रू होता है। और ये स्टेज ना ऐसे आती है, पहले अंडर डेवलपमेंट आएगी, फिर आस्ते आस्ते करते 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 लास्ट में पूरा डेवलप हो जाएगी, और इसका जो फाइनल स्टेज आके रुकेगा वो डेवलप्ड कंट्री में आके रुक जाएगा। ठीक है, और हम लोगों को 5 स्टेज पढ़ना है। कैसे कैसे पढ़ना है चलो मैं बताती हूँ। ये हटा क्यों? ये याद करेंगे अभी। बोला सबसे पहला जो स्टेज आता है वो होता है ट्रेडिशनल सोसाइटी। ठीक है, पहला जो स्टेज होता है ये क्यों ऐसा हो रहा? ये ऐसा आज प्रॉब्लम क्यों हो रहा? ये क्यों हो रहा भाई? समझ में नहीं आ रहा मुझे। हम्म बोला कि पहला जो सोसाइटी होता है ना, जैसे पहला जो होगा स्टेज, हम क्या बोले, अंडर डेवलप से होते 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 लास्ट में डेवलप तक पहुंचता है। ये 5 स्टेज है, जो एक स्टेज में आएगा, फिर दूसरे स्टेज में आएगा, फिर लास्ट में डेवलप पूरा डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो बोला जो पहला स्टेज है ये बिल्कुल ट्रेडिशनल सोसाइटी वाला स्टेज है। ठीक है ना, इस स्टेज में क्या होता है, हर चीज बैकवर्ड होगी। ठीक है, हर चीज बैकवर्ड होगी। क्यों? यहाँ पे तुमको हर चीज लिमिटेड मिलेगा। ठीक है, तुम अगर यहाँ पे रिसोर्स को ढूंढोगी तो तुमको लिमिटेड मिलेगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी ढूंढोगी तो तुमको लिमिट मिलेगा, क्योंकि ये ट्रेडिशनल सोसाइटी है। ठीक है ना, यहाँ पे फूड वगैरह ये बैकवर्ड है बहुत ही, मतलब इसको नीचे तुम बोल सकती हो, मतलब एक तरह का तुम इसको फ्यूडल सोसाइटी टाइप का बोल सकती हो, कि मतलब पुराना रूल टाइप का। ठीक है, ये बहुत ही स्टार्टिंग ट्रेडिशनल सोसाइटी है, अभी तो ये मतलब स्टार्ट हुआ है सोसाइटी, मतलब कोई डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं इस तरह से बोल सकती हूँ। ठीक है, इसका कोई डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये अभी तो स्टार्ट हुई है। ठीक है, अभी तो ये स्टार्ट हुई है, इसका कोई डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, तुमको हर चीज़ यहाँ पे लिमिटेड मिलेगा, क्योंकि ये ट्रेडिशनल सोसाइटी है। क्या है? ट्रेडिशनल सोसाइटी। यहाँ पे तुमको हर चीज़ लिमिटेड मिलेगा, बिकॉज क्योंकि ये ट्रेडिशनल है। आज तुम बैकवर्ड जैसे पुराना ज़माना में अगर जाओगी, तो तुम ट्रेडिशनल सोसाइटी देखोगी, तो आज के मुकाबले जो पहले वाला ज़माना है, जो ट्रेडिशनल पहले था, वो बहुत ही बैकवर्ड है। ठीक है, बहुत ही पीछे रह गई है, बहुत ही पीछे है। लेकिन आज हम लोग बहुत आगे चल गए हैं, है ना। आज जो इंसान जो है ना बहुत ही आगे निकल चुका है। हम लोग जो स्टेज में हैं उसको बोलेंगे हम लोग एआई का ज़माना। सही बोल रहे हैं कि नहीं? आज हम लोग जिस पीरियड से बिलोंग करते हैं उसको बोला जाता है एआई। ठीक है, और ये तुम्हारा कब का बोला जा रहा, कि ट्रेडिशनल सोसाइटी में किसी तरह का मतलब कोई डेवलपमेंट नहीं होता है, कोई बस सब बैकवर्ड टाइप का होगा इस तरह से। एक मिनट को, तो ये क्यों ऐसे प्रॉब्लम दे रहा, मुझे एक बार देख लेने दो तो। एक सेकंड रुक जाना है। चलो अब नहीं होगा मेरे ख्याल से, मोबाइल से हट से था। पता नहीं क्यों एक दो दिन से मेरा ना ये जूम वाला चेंज करके रख दिया है, इस वजह से यहाँ से हट जा रहा। चलो आ जाओ, अब नहीं होगा मेरे ख्याल से। चलो, तो मैं क्या बोल रही कि पहला हो गया ट्रेडिशनल सोसाइटी, तो तुम लोग याद रखना कि जो ट्रेडिशनल सोसाइटी होता है, फिर हो रहा, जो ट्रेडिशनल सोसाइटी होता है यहाँ पे तुमको हर चीज़ लिमिटेड मिलेगा, क्योंकि ये ट्रेडिशनल है। रिसोर्स तुम ढूंढोगी तो तुमको लिमिटेड मिलेगा, टेक्नोलॉजी तुम ढूंढोगी तो क्या मिलेगा, लिमिटेड मिलेगा। याद रखना, जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है यहाँ पे हर चीज़ क्या तुमको मिलेगा, लिमिटेड मिलेगा। हो गया। उसके बाद आ रहा तुम्हारा जो नेक्स्ट स्टेज है, उसका नाम है प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ। याद करो, प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ। टेक ऑफ, टेक ऑफ होने के लिए उससे पहले कंडीशन, टेक ऑफ होने से पहले का कंडीशन। ठीक है, ये टेक ऑफ
होने का मतलब अभी ये वाला पीरियड जो है ना, इससे आने का पहले वाला कंडीशन, ठीक है ना। यहाँ पे तुमको कॉमर्शियल मिलेगा, ठीक है। और कॉमर्शियल जो मिलेगा ना, ये एक्सप्लॉयटेशन करेगा लोगों को। मतलब पहले तुम्हारा एग्रीकल्चर वाला पीरियड आया, उसके बाद थोड़ा कॉमर्शियल वाला आ गया, मतलब मार्केट वार्केट वाला पीरियड आया, लेकिन ये थोड़ा उससे एडवांस है, ठीक है ना। मतलब यहाँ मैं कॉमर्शियल पीरियड में कैसे बोल दूँ, जैसे यहाँ पे एक तरीके से तुम देखोगी तो थोड़ा डेवलप हुआ, जैसे कि रेल बना, ठीक है, रेलवे लाइन बना, उसके बाद तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना, ठीक है, थोड़ा बहुत डेवलप हुआ, ठीक है ना। तो इससे भी पॉलिटिक्स में मॉडर्नाइजेशन आया, इससे भी मॉडर्नाइजेशन आया, ठीक है ना। ये इससे ज़्यादा है, ठीक है। पहले ट्रेडिशनल सोसाइटी आया, फिर बोला प्री कंडीशन, कौन वाला प्री कंडीशन, इससे येलो वाला जो है ना, टेक ऑफ से पहले वाला कंडीशन, या ये थोड़ा इससे अच्छा है, एग्रीकल्चर से थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो गया। बोला यहाँ पे लिमिट ऊपर वाला में जो ट्रेडिशनल सोसाइटी में तुमको एग्रीकल्चर मिलेगा, ठीक है ना, एग्रीकल्चर वाला पीरियड, लिमिटेड रिसोर्स, लिमिटेड टेक्नोलॉजी, लेकिन अब ये थोड़ा ठीक वाला आ गया, कॉमर्शियल मिलेगा, रेलवे लाइन, मतलब लोग अब आना जाना करेंगे तो रेल लाइन का यूज़ कर सकते हैं, है ना। रोड मिलेगा तुमको, पहले गांव वगैरह होता था, इस तरह से यहाँ पे थोड़ा डेवलप हुआ, टेक ऑफ हो गया थोड़ा, नहीं, टेक ऑफ से पहले कंडीशन, ठीक है। लेकिन थोड़ा एक्सप्लॉयटेशन वगैरह भी मिलेगा, इस तरह का पीरियड होगा, ठीक है। फिर बोल रहा है कि जो अब पीरियड आएगा वो टेक ऑफ पीरियड होगा, अब ये टेक ऑफ ले लेगा। टेक ऑफ का मतलब कि यहाँ पे अब थोड़ा डिप्लोमेंट होगा, ठीक है ना। यहाँ पे डिप्लोमेंट होगा, डिप्लोमेंट कैसे होगा, इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। डिप्लोमेंट कब होता है, जब कोई बाहर का कंट्री आके तुम्हारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करता है, तो बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज लगाया जाता है, तो उससे क्या होता है, एक तो लोगों को काम मिलता है, ठीक है ना, पढ़े लिखे लोग जो बैठे हुए हैं उनको जॉब मिलेगा, और दूसरा एक कंट्री का तुम्हारा इकोनॉमिक भी बढ़ेगा, है ना। तो अब थोड़ा डिप्लोमेंट पीरियड आ गया, टेक ऑफ पीरियड, ठीक है ना। यहाँ यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बहुत किया गया था, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग किया गया। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या, अपने ही कंट्री में, जिस कंट्री में हो रहा, यहाँ पे डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आ रहा थोड़ा। हम लोग भी कुछ चीज़ करें, इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टली सामान मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है, चाइना से लेती है, दूसरे कंट्री से मैन्युफैक्चर करके मंगवाती है ना। जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है वो ज़्यादा डेवलप है। मतलब ये एक तरीके से बता रहे, रोस्टो क्या कर रहे हैं, ये एक तरीके पॉलिटिकल पॉलिटिकल के बारे में बोले, लेकिन ये बोले कि जो पॉलिटिकल में डेवलपमेंट होगा ना, वो मॉडर्नाइजेशन के थ्रू होगा। और जब ये 5 स्टेज से होकर गुजरेगा ना, यानी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है, समझना, ठीक है। तो ये इन्होंने 5 स्टेज बोला कि पहला स्टेज जो होगा ट्रेडिशनल सोसाइटी, फिर जो दूसरा होगा वो टेक ऑफ से पहले वाला कंडीशन होगा, फिर टेक ऑफ हो जाएगा, जब टेक ऑफ होगा यानी डेवलपमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट आएगा तुम्हारा, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मतलब मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा, अपना खुद का कंट्री, अपना खुद का, अच्छा एक मिनट, कोई आया है इसको, अंजलि होगी, ओ सुषमा है, ठीक है, क्या हुआ सुषमा, तुम्हारा लेफ्ट हो गया था, अच्छा ठीक है, ठीक है, समझो। तो पहला पीरियड हो गया लिमिटेड रिसोर्स वाला, एग्रीकल्चर वाला, दूसरा हो गया कॉमर्शियल, थोड़ा बहुत रेलवे लाइन वगैरह, रोड वगैरह यूज़ करने वाला। फिर थोड़ा और डेवलपमेंट हुआ, तो डेवलपमेंट वाला कॉन्सेप्ट आ गया, इन्वेस्टमेंट आया, मैन्युफैक्चरिंग आया, ठीक है। टेक ऑफ हो गया ना, थोड़ा सा अपने आप को एडवांस कर लिया, ठीक है, टेक ऑफ वाला पीरियड आ गया, ठीक है। मेरा भी आज थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा, पता नहीं क्यों, ये क्या क्या खुल गया, दिमाग खराब है, ठीक है। अब आओ, अब देखो मैच्योरिटी, ड्राइव टू मैच्योरिटी, अब मैच्योर वाला पीरियड आ गया, है ना। यहाँ पे तुम्हारा डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट जो है ना वो वाइडर हो गया, अब लोग बहुत मैच्योर हो गए कि हाँ कैसे करना है, डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे वाइडर हो गया, यहाँ पे इंडस्ट्रीज खुलेगी, खुद का इंडस्ट्रीज होगा, सब चीज़ अपना होगा, ठीक है। अब जो पीरियड आएगा यहाँ पे मास कंजप्शन होगा, मास कंजप्शन, ठीक है। यहाँ पे जो होगा ना ये बहुत एडवांस होगा, एडवांस, ये एडवांस होगा। और यहाँ पे अब जो जब ये स्टेज आएगी ना, तो यहाँ पे लोग क्या करेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह करेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड। हाई कंजम्पशन का मतलब क्या, अपने कंट्री में ज़्यादा चीज को प्रोड्यूस करेंगे और दूसरे कंट्री में बेचेंगे, ठीक है ना। अपने कंट्री में ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे और दूसरे कंट्री में क्या करेंगे, बेचेंगे, ठीक है। तो इसी को बोला गया है तुम्हारा 5 स्टेज ऑफ ग्रोथ,
ठीक है। मैं बता दी ना कि पहला सोसाइटी क्या है कि थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर पे बेस्ड, ऐसे याद कर लो, एग्रीकल्चर पे बेस्ड, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे डिप्लोयमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, है ना। डिप्लोयमेंट कब होता है, जब इंडस्ट्री वगैरह आती, तो यहाँ पे तो अभी आया ही नहीं है इंडस्ट्री वगैरह। उसके बाद आएगा तुम्हारा ये वाला प्री कंडीशन। तो यहाँ पे बोला है कि थोड़ा बहुत तुम्हारा कॉमर्शियल वगैरह आया था, तो थोड़ा बहुत चेंजिंग था। इसने क्या किया था, ट्रेडिशनल सोसाइटी को चैलेंज किया है ना, कि हम लोग थोड़ा बहुत चेंज करेंगे, ट्रेडिशनल सोसाइटी को लाएंगे। तो ये थोड़ा कॉमर्शियल हो गया, थोड़ा बहुत कॉमर्शियल हो गया। यहाँ पे थोड़ा अच्छा हुआ, थोड़ा बहुत मतलब कॉमर्शियल वे में बढ़ा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे रेलवे लाइन वगैरह बनाया गया था, तो ये फिर उसके बाद टेक ऑफ में यहाँ पे तेजी से डिप्लॉयमेंट हुआ, रैपिड ग्रोथ हुआ, इसको तुम रैपिड ग्रोथ भी बोल सकती हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिप्लॉयमेंट और इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग आया, ठीक है। इसने टेक ऑफ ले लिया, तो यहाँ पे थोड़ा हाई डिप्लॉयमेंट हुआ, है ना। तेजी से ग्रोथ मिला, यहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रोथ तुमको यहाँ देखने को मिला, मतलब तेजी वाला रैपिड ग्रोथ यहाँ मिला। ग्रोथ होने के बाद अब ये मैच्योर हो गया, अब इसको पता है कि अब इस काम में ये माहिर हो गया, है ना, मैच्योर हो गया कि मुझे किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है, किस तरह से इंडस्ट्री, है ना। तो ये वाला आ गया मैच्योरिटी वाला पीरियड। फिर बोला स्टेज ऑफ मास कंजम्पशन, ये जो है ना, ये हाई मास कंजम्पशन, मतलब अब ये वाला स्टेज में कंट्री क्या करेगी, अपने कंट्री के अंदर ज्यादा से ज्यादा चीज को कंज्यूम करेगी, और दूसरे कंट्री में क्या करेगी, उसको बेचेगी, सेल करेगी, है ना। अपने कंट्री में ज्यादा से ज्यादा चीज को क्या करेगी, कंज्यूम करेगी, है ना, प्रोड्यूस करेगी, और बाहर कंट्री में उसको बेचेगी, बेचेगी तो क्या होगा, उससे उसके कंट्री का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो ज्यादा अच्छा होगा, इससे मॉडर्नाइजेशन होगा, और मॉडर्नाइजेशन होगा तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी होगा, ठीक है। इस तरह से इन्होंने बोला। तो 5 स्टेज, सिर्फ इसमें स्टेज याद करना, और बुक का नाम देखो, स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ के स्टेज के थ्रू ही तुम्हारा डिप्लॉयमेंट होगा एक कंट्री का, पॉलिटिकल डिप्लॉयमेंट का। एक मिनट रुक जाओ, मुझे बताओ, डब्ल्यू रॉस्टो, रॉस्टो का बुक का नाम क्या है? प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। अ, इसका स्टेज कितना है, कितना स्टेज है, नाम बताओ, 5 स्टेज, कौन कौन सा? पहला क्या है? ट्रेडिशनल सोसाइटी, दूसरा? प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ, टेक ऑफ, और उसके बाद फिर टेक ऑफ, तीसरा फिर टेक ऑफ टेक ऑफ, पीरियड, हाँ पूरा टेक ऑफ ले लिया, रैपिड ग्रोथ हुआ यहाँ पे, और फिर लास्ट में तो ये फोर्थ में आया तुम्हारा फोर्थ ड्राइवन फॉर मैच्योरिटी, मैच्योर हो गया, क्योंकि उसको पता है कि मुझे कहाँ कहाँ पैसा लगाना, कहाँ कहाँ क्या करना है, तो पैसा आएगा। मैच्योरिटी में लिख देती हूँ अच्छा से, MATURITY, मैच्योरिटी, ठीक है, ये वाला हटा दो। फिफ्थ में क्या आएगा भाई? स्टेज ऑफ सफिकेशन, हाई मास कंजम्पशन, ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करेगा ताकि इंटरनेशनल ट्रेड कर पाए। हाई मास कंजम्पशन, ज्यादा से ज्यादा चीज को प्रोड्यूस करेगा, बाहर कंट्री में उसको क्या करेगा, बेचेगा, है ना, कंज्यूम। अपनी कंट्री में ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, बाहर कंट्री में उसको कंज्यूम करेगा ना, मतलब बेचेगा, इंटरनेशनल ट्रेड करेगा। चलो, ये हो गया डब्ल्यू रॉस्ट्रो का, ठीक है, ये हो गया डब्ल्यू रॉस्ट्रो का। एक मिनट रुक जाओ, मुझे सर पे थोड़ा दुपट्टा ले लेने, तो हाँ ठीक है, हो गया ना। चलो नेक्स्ट आते हैं। हाँ, एडवर्ड सिल के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे कि एडवर्ड सिल जो है वो क्या बोल रहे हैं, ठीक है। देखो भाई, इन्होंने भी तो भी यही बात बोला, सारे लोग यही बोले, पॉलिटिकल डेवलपमेंट के ही बारे में बात कर रहे हैं। तो एडवर्ड सिल जो है ना, एडवर्ड सिल देखो, ये भी एग्जाम में आया हुआ, अगर तुम लोग देखी होगी क्वेश्चन सॉल्व की होगी, तो ये सब तुम लोगों को क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, ये सब क्वेश्चन तुम लोगों को मिलेगा। और अगर नहीं भी की हो तो कोई बात नहीं है, हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला आ गया, बोल रहा है कि सब ये एडवर्ड सिल बोलते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए, पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए कितने स्टेज होंगे, तो 5 स्टेज होंगे, या इनको 5 कैटेगरीज में बांटा गया है पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है ना। एडवर्ड सिल ने
पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए यानी पॉलिटिकल सिस्टम को मॉडर्नाइज करने के लिए इन्होंने पॉलिटिकल डेवलपमेंट को 5 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है। ठीक है, किसने? एडवर्ड सिल ने। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम लोग मुझे बोलो पहले, अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझे बोलना। ठीक है, क्योंकि तुम लोगों को याद यहीं पे करना है। ठीक है, यहीं पे याद करना और याद घर में सिर्फ रिवीजन करना, घर में सिर्फ रिवीजन करना है और यहाँ पे याद करना है। चलो, तो एडवर्ड सीड क्या बोलते हैं कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए कितने कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है पॉलिटिकल डेवलपमेंट को? 5 कैटेगरीज में। पहला है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, मतलब एक सिस्टम जहाँ पे पॉलिटिकल पावर एक्सरसाइज करता है थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, देयर इज अ हाई लेवल ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड कंपटीशन। बोला कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो फर्स्ट है, देख लो भाई, जो फर्स्ट है, फर्स्ट जो कैटेगरीज है उसको बोला गया है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। बोला कि यहाँ पे पॉलिटिकल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों? बोला ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे पॉलिटिकल पावर एक्सरसाइज कब होता है? इलेक्शंस रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। यहाँ पे हाई लेवल ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होता है, कंपटीशन होता है। बोला कि जहाँ पे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होती है वहाँ पे अगर पॉलिटिकल लीडर अपने पावर को एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो उनको इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू अपने पावर को एक्सरसाइज करना होगा। मैं बता रही हूँ, जैसे इंडिया का मैं एग्जांपल लेती हूँ। ठीक है, इंडिया में अभी नरेंद्र मोदी के पास पावर है क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर है, वो चाहेंगे तो कुछ भी, कोई भी अपने पावर को अपने पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, या ममता बनर्जी भी अपने पावर को एक्सरसाइज कर सकती है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू उसको पावर मिला है, वो इलेक्ट होकर सीएम बनी है और नरेंद्र मोदी इलेक्शन लड़कर प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर राहुल गांधी चाहेगा कि मैं वो पावर यूज करूं जो नरेंद्र मोदी यूज करे, नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसको उनको पावर नहीं मिला हुआ है। क्या वो किस चीज में कमी है? क्या उनके पास पैसा नहीं है? उनके पास क्या है? लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है कि नरेंद्र मोदी को जो पावर मिला हुआ है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू मिला, वो इलेक्शन लड़कर प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और राहुल गांधी के पास पावर नहीं है वो वाला, है ना? तो इस तरह का अगर सिस्टम कहीं पे होता है तो वहाँ पे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होती है। और यहाँ पे बोला जहाँ पे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होती है वहाँ पे हाई लेवल ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होता है और कंपटीशन होता है। इंडिया का एग्जाम्पल वेस्ट है। इंडिया में मैं बोली कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हाई लेवल होता है। देखिए होगी अभी नेशनल पार्टी तुम्हारा 6 है और कितने सारे स्टेट पार्टी भी है और कंपटीशन भी बहुत टफ होता है, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरह का सिस्टम जहाँ पे होता है वहाँ पे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होती है और ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट की पहली कैटेगरी है ना? एडवर्ड सिल क्या बोल रहे हैं कि पांच तरह का पॉलिटिकल डेवलपमेंट करने की 5 कैटेगरीज होती है जिसमें से पहला कैटेगरीज है पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो यहाँ सॉरी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पे अगर किसी को भी कोई भी पॉलिटिकल लीडर अपने पावर को एक्सरसाइज करना चाहती है तो उसको इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू वो पावर मिलेगा, तभी वो पावर को एक्सरसाइज कर पाएगा, है ना? और यहाँ पे जहाँ पे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होगी यहाँ पे पॉलिटिकल लेवल पर हाई पार्टिसिपेशन होगा और कॉम्पिटिशन भी होगा। ऐसे एक दो के बीच में पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन या कंपटीशन नहीं होगा, इलेक्शन होगा तो बहुत सारे लोग होंगे। हम लोग जानते हैं सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस और तुम्हारा बीजेपी, लेकिन अब तुम लोग पढ़ी तो 6 पार्टी तुम लोग को पता चला ना कि 6 पार्टी और भी नेशनल पार्टी है ना? पता चला ना? आम आदमी पार्टी भी तुम्हारा नेशनल पार्टी है, उसके बाद हम लोग बहुजन समाज पार्टी के बारे में भी जाने, है ना? ये सब क्या तुम्हारा नेशनल पार्टी है। तो इतना सारा कंपटीशन होता है तो ये कहाँ पे होगा? जहाँ पे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होगी। फिर बोला कि टोटली डेमोक्रेसी। ठीक है, तो भाई टोटली डेमोक्रेसी क्या है अगर तुमसे कोई पूछे? ठीक है, कि ये क्या है, ये क्या है? अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ क्या है, तो ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है जहाँ पे इलेक्टेड ऑफिशियल और ओवरसीन या गार्ड बाय नॉन इलेक्टेड अथॉरिटीज, इस तरह जैसे मिलिट्री या रिलीजियस लीडर। टोटली डेमोक्रेसी समझना, बहुत अच्छे से समझना कि टोटली डेमोक्रेसी किसको बोला भाई? जहाँ पे इलेक्टेड लीडर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है लेकिन उसको गाइड कौन कर रहा है? कोई ऑथोरिटीज, नॉन इलेक्टेड ऑथोरिटीज। इसका एग्जांपल मुझे तुम लोग दे सकती हो तो दे दो।
मैं बता रही हूँ, तुम अच्छे से सुनना। पाकिस्तान, बिल्कुल सही बोली, पाकिस्तान। पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल, पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर इलेक्शंस के थ्रू प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, लेकिन उसको चलाता कौन है? वहाँ का मिलिट्री चलाती है, ठीक है। उसी तरह मान लो कि तुम, जैसे कि मान लो मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि मिडिल ईस्ट कंट्री में ऐसा बहुत होता है, मान ऐसे तो मिडिल ईस्ट कंट्री में ऐसे तो इलेक्शंस के थ्रू राजा बनता नहीं है, मान लो एग्जांपल दे रही हूँ कि मान लो कि मिडिल ईस्ट कंट्री ज़्यादातर मुस्लिम कंट्री, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि मान लो कि इलेक्शंस के थ्रू कोई किंग बन रहा, कोई राजा बन रहा, कोई प्रेसिडेंट बन रहा, कोई प्राइम मिनिस्टर बन रहा, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है ना, बन तो गया, बट उसको चलाता कौन है? रिलीजियस लीडर, जो मौलाना साहब लोग होते हैं, वो लोग ही चलाते हैं प्राइम मिनिस्टर को, वही लोग डिसाइड देंगे। मैं एक और स्टोरी बता रही हूँ तुम लोगों को। अभी रिसेंट में तुम लोग सुनी होगी कि केरला की एक लड़की, केरला की थी, कहाँ की थी मुझे याद नहीं आ रहा, देखो मेरे माइंड से निकल गया। एक लड़की थी जो कि यूएई में गई थी, तो वहाँ का सिटीजनशिप लेने के लिए वो एक आदमी से शादी की, ठीक है। तो वो आदमी उसको बहुत मारता था, बहुत मारता था। तो मतलब यूएई में ऐसा है कि अगर आपको किसी का अगर आपको यूएई का सिटीजनशिप चाहिए तो आपको वहाँ का जेन से शादी करना पड़ेगा। अगर लड़की को लेना है तो जेन से, लड़का को करना है तो लड़का को लेना है तो लड़की से शादी करना पड़ेगा, तो आपको यूएई का सिटीजनशिप मिल जाएगा, मतलब आपको विजय से भी ज़्यादा आप वहाँ पे रह सकते हैं। तो क्या हुआ कि स्टोरी में बता रही हूँ खाली एक बार ऐसे ही समझाने के लिए तुम लोगों को। तो क्या हुआ कि वो जो आदमी जो था, जो लेडी थी इंडिया की, केरला की थी शायद, वहाँ पे काम करने के लिए गई थी, नर्स का काम करने के लिए गई थी, ठीक है। तो वो गए वहाँ पे, तो वो एक उसका हस्बैंड भी है, उसका बच्चा भी है, दो। लेकिन वहाँ पे वो क्या की, एक होटल खोली। तो नर्स तो थी, एक होटल भी खोली, होटल बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा। तो वो जिसके साथ पार्ट, अब वहाँ पे तुमको होटल खोलने के लिए किसी से शादी करना पड़ेगा, मतलब ऐसे तुम कोई बाहर का आदमी आके होटल नहीं खोल सकता है, ठीक है। तो उस लड़की को होटल खोलने के लिए, लड़की नहीं थी मतलब लेडी थी, तो उसको होटल खोलने के लिए, और होटल बहुत मतलब उसको लग रहा था कि चलेगा, तो वो क्या कि वहाँ के एक जेन से शादी कर ली, मतलब एक मैन से शादी कर ली कि होटल खोलेंगे, दोनों पार्टनरशिप में होटल खोले। तो होटल बहुत चला, बहुत चला, बहुत अच्छा चल रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो जो लेडी रहती है ना, वो जो जेंट्स मैन होता है ना, वो लेडी को बहुत मारता है, बहुत मारता है, और उसका पासपोर्ट भी रख लेता है। तो वो लेडी सोचती है कि मतलब कि मैं मतलब इंडिया आ जाऊं, तो नहीं आ, तो फिर उसका हस्बैंड जो है ना, हस्बैंड और दो बच्चा, वो वापस आ जाते हैं इंडिया। अब वो वहीं रह जाती है। तो वो सोचती है कि अब मैं भी चलूं अपने हस्बैंड के पास, और वो बहुत लड़ाई झगड़ा भी हो रहा था दोनों के बीच में। तो वो सोचती आएंगे, तो वो बार बार वो आदमी को बोलती है कि तो तुम मेरा पासपोर्ट दे दो, मैं इंडिया चले जाऊंगा। तो वो आदमी बोला कि नहीं नहीं नहीं, नहीं दे रहा था। तो बस एक दिन यह क्या की, उसको पता नहीं था कि मिडिल ईस्ट कंट्री में इतना सर्विलेंस, इतना सर्विलेंस, इतना सर्विलेंस टाइट रहेगा ना, हर एक जगह पे तुम्हारा सीसी कैमरा। इवन तुमको रोड पे तुमको ये नहीं मिलेगा, ट्रैफिक पुलिस नहीं मिलेगा। तुम अगर रोड पे ट्रैफिक रूल तोड़ती हो, तुम्हारा मोबाइल पे आ जाएगा कि तुम्हारा इतना चालान है, ठीक है। या फिर तुम ऐसा क्राइम कर रही हो जो तुमको लग रहा है कि कोई देख नहीं रहा, रोड पे तो कोई है नहीं, तो वो तुम्हारे मैसेज आ जाएगा मोबाइल में कि तुम आके अपने आप को आके यहाँ पे अंडर अरेस्ट करो, क्योंकि तुमने ऐसा गलती किया। ऐसा वहाँ पे सर्विलेंस है, मतलब हर जगह कैमरा लगा हुआ है, ठीक है। तो उसी तरह तुम्हारा क्या हुआ कि वो लड़की उस आदमी से मांग रही थी कि हमको ये देने के लिए मेरा पासपोर्ट, तो वो आदमी नहीं दे रहा था। तो एक दिन वो लड़की क्या की, उसको बेहोश कर दी। अब बेहोश करके बेहोश करने वाला जो दवा रहता है ना, उसको दे दी कि हम उसको बेहोश करके उसे उसे पासपोर्ट लेके हम भाग जाएंगे। वो और उसकी फ्रेंड थी, नहीं फ्रेंड नहीं थी शायद, वो अकेली थी, क्या मुझे याद नहीं आ रहा, मैं पढ़ी थी बहुत दिन। अभी रिसेंट का ये बात है, हो सके तुम लोग को याद भी आ जाए। तो उसके बाद वो लड़की क्या की, वो आदमी मर गया, क्योंकि उसको ये ज़्यादा दवा दे दी थी, गलती से दी थी। अब सच बोले कि झूठ मुझे नहीं पता, तो वो आदमी मर गया। अब वो आदमी मर गया तो वहाँ पे उसको तो लगा कि है ना, हम तो बच जाएंगे, क्योंकि उसको लगा मर गया ये आदमी, तो अब वो वहाँ पे किसी को मारने का सजा ही सजा है, मौत। तुम किसी को मारोगी तो कोई दिन, ज्यादा दिन वेट नहीं किया जाता, थोड़ा दिन के बाद फांसी दे दिया जाता है वहाँ यूएई में। तो वो लड़की बोली अब हमको फांसी दे दी जाएगा, तो क्यों ना हम इसको इस बॉडी को काट छाट के पानी टैंकी में डाल दें। तो वो पानी टैंकी में डाल दी, अपना पानी टैंकी में डाल दी। उसके बाद पुलिस तुरंत एक्टिव हो गई, क्योंकि सीसी कैमरा तो हर जगह लगा हुआ है। और ये लेके जा रही थी, मतलब पानी टैंकी के पास, तो इसको पता नहीं था कि हर जगह सीसी कैमरा लगा हुआ है। सीसी कैमरे में पूरा अच्छे से आ गया, तो वो औरत पकड़ा गई। पकड़ा गई तो उसको सजा मिला कि इतने तारीख को उसको फांसी की सजा मिलेगा। इंडिया में खबर आया, तो इंडिया में खबर आया तो बार बार बैक टू बैक खबर आ रहा था। तो उसके बाद
यहाँ का मौलाना साहब वहाँ पे मतलब ये किए, वहाँ से अपील किए कि आप उनके उनकी फांसी की सज़ा को माफ़ कर दें। बहुत बहुत रिक्वेस्ट किए, बहुत रिक्वेस्ट केरला के बहुत रिक्वेस्ट किए, तो इतने तारीख को था देने का, तो उसी पूरी मतलब वो मौलाना साहब बोले तो इसलिए वो डिले कर दिए। लेकिन वहाँ पर जैसे यूएई हो गया या फिर तुम्हारा सऊदी अरब हो गया, वहाँ पे ज़्यादातर मौलाना साहब लोग जो बोलते हैं वही रूल चलता है। ठीक है, वहाँ कोई प्राइम मिनिस्टर वगैरह का उतना रूल नहीं चलता। वो लोग बोलेंगे तो चलेगा, हाँ फांसी दो तो चलेगा, लेकिन उन्होंने इतना बात माना, मतलब रिलीजियस लीडर टाइप का, कि एक रिलीजियस लीडर है तो चलो हम उनका बात मानते हैं कि ठीक है हम फांसी को डिले कर दे रहे हैं। हालांकि वो है दूसरे कंट्री में, इंडिया के मौलाना है, लेकिन चूंकि वो मौलाना कहीं के भी है, लेकिन रिलीजियस लीडर तो है ना। लेकिन वो यहाँ से अपील किए, यूएई में कोई जान पहचान नहीं है, लेकिन वो सिर्फ अपील किए कि उसके 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, आप उनको छोड़ दें, उनके माफ़ी की सज़ा को माफ़ कर दें। वो लोग मान ही नहीं रहा था कि 11 तारीख को, कितनी तारीख को फांसी देने वाला था। तो सिर्फ इनके बात पे जो फांसी है वो डिले हो गया। तो तुम सोचो, होता है ना, तो होता है मेनली मिडिल ईस्ट टाइप कंट्री में होता है कि रिलीजियस लीडर जो है वो चलाते हैं गवर्नमेंट को। मतलब वो तो ठीक है आएंगे अपना प्राइम मिनिस्टर बन के, लेकिन जो रिलीजियस लीडर जो अलाउ करेंगे वो लोग उनका कठपुतली, मतलब वो बोलेंगे जैसे वो मानते हैं वो। और पाकिस्तान तो इसका बिल्कुल वेस्ट एग्जाम्पल है मिलिट्री का। पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल इलेक्शंस के थ्रू आता है, लेकिन चलाता है उसको मिलिट्री। ठीक है, तो इसको ही बोलते हैं टोटलिटेरियन डेमोक्रेसी। ठीक है ना। अब आ जाओ मॉडर्नाइजिंग, एक मिनट रुक जाओ, मॉडर्नाइजिंग ओलिगार्की। ठीक है, एक सिस्टम जहाँ पे स्मॉल ग्रुप ऑफ एलिट कंट्रोल द पॉलिटिकल पावर। बोले एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे कुछ लोगों का ग्रुप जो है ना कंट्रोल करके रखता है तुम्हारा पॉलिटिकल सिस्टम को। ठीक है ना, कुछ लोगों का ग्रुप, बस उन वही लोग हैं जो पॉलिटिक्स को क्या किया हुआ है, कंट्रोल करके रखा हुआ है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ये है किसका, एक बार देख लो, एडवर्ड सिल का है, मैं बार बार बोली हूँ, एडवर्ड सिल का है। ठीक है ना, एडवर्ड सिल ने ही क्या किया था, बोला कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट के 5 कैटेगरी। तो पहला पहला कैटेगरी का इन्होंने नाम क्या बताया तुम्हारा, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, दूसरा है टोटलिटेरियन डेमोक्रेसी, और तीसरा है मॉडर्नाइजिंग ओलिगार्की। ठीक है, मॉडर्नाइजिंग ओलिगार्की का मतलब क्या है कि जहाँ पे कुछ लोगों का गवर्नमेंट हो। ठीक है, कुछ लोगों को, स्मॉल लोग जो है ना, कुछ लोगों का ग्रुप, और वही क्या कर रही है, कंट्रोल करके रखी हुई है, कुछ लोगों का ग्रुप। ठीक है, स्मॉल पीपल ऑफ ग्रुप, देखो कुछ लोग, जहाँ पे कुछ लोगों का ग्रुप क्या करती है, कुछ लोग मतलब क्या, कुछ इलिट लोग क्या कर रही है, पॉलिटिकल पावर को कंट्रोल करके रख रही है। ठीक है ना, ड्राइव मॉडर्नाइजेशन एफर्ट ऑफ इन प्रायोरिटाइजिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओवर पब्लिक फ्रीडम। ये लोग पब्लिक फ्रीडम को इतना इंपॉर्टेंट नहीं देते हैं, बल्कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ज़्यादा है। तुम इसका एग्जाम्पल चाइना ले सकती हो, चाइना भी ले सकती हो इसका एग्जाम्पल। ठीक है ना, चाइना में होता है ऐसा कि चाइना का, जैसे इंडिया में तुम देखी होगी कि इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, बैकफुट से जो भी, लेकिन सामने से वो कभी इकोनॉमिक पे कंट्रोल करके नहीं रखे जैसे इंडिया के। हाँ, इंडिया में इकोनॉमिक का कंट्रोल प्राइम मिनिस्टर पे है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का कंट्रोल इकोनॉमिक पे नहीं है। ठीक है, लेकिन तुम अगर चाइना में देखोगी तो चाइना में वहाँ का जो शी जिनपिंग है प्राइम मिनिस्टर, वो पूरा इकोनॉमिक पे कंट्रोल करके रखते हैं। भले पॉलिटिकल फ्रीडम मिले या ना मिले, लेकिन वो इकोनॉमिक पे पूरा अपना कंट्रोल बना के रखते हैं। तो तुम चाइना से एग्जांपल ले सकती हो, मॉडर्नाइजिंग ओलिगार्की, कुछ लोगों का गवर्नमेंट होगा जो पॉलिटिकल पावर को कंट्रोल करके रखेगा, और वो ज्यादा प्रायोरिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देंगे। ठीक है, ना कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट को। तुम इसका एग्जांपल इसराइल भी ले सकती हो, मैं बता रही हूँ, क्योंकि अभी नहीं, जैसे तुम आना हरंट वाला पीरियड में जाओगी, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दे रही हूँ। जैसे आना हरन के तुम अगर जैसे स्टोरी पढ़ेगी तो आना हरन जूइस, इसराइल क्या है, जूइस है, जूइस कम्युनिटी है। तो आना हरन जूइस को इसीलिए क्रिटिसाइज करती है, हालांकि आना हरन भी एक जूइस थी, लेकिन वो क्यों क्रिटिसाइज करती है, क्योंकि वो इसराइल को, मतलब इसराइल छोड़ दो, वो तो एक ये है, जूइस बोल रही है, जूइस बोलेंगे तो ज़्यादा तुम्हें समझ में आएगा। जैसे हिटलर ने जूइस के साथ बहुत गलत किया, तो आना हरन भी तो एक जूइस थी, लेकिन वो जूइस को बोलते हैं कि जो जूइस लोग होते हैं ना, वो इकोनॉमिक पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि पॉलिटिकल फ्रीडम पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है ना, तो इस टाइप के लोग को ही बोला था मॉडर्नाइजिंग ओलिगार्की। इसराइल आज का इसराइल नहीं, वो तो अलग है। लेकिन हाँ, इसराइल भी तुम ले सकती हो, इसराइल में तो दोनों चीज़ पे फोकस किया जाता है, लेकिन चाइना का बेस्ट एग्जाम्पल है। लेकिन उस टाइम जब आना हरंट लिख रही थी, उस टाइम का बाद में बताई तुम लोगों को। ठीक है, लेकिन आज का तुम बेस्ट एग्जाम्पल चाइना ले सकती हो, क्योंकि चाइना में पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दिया जाता उतना, लेकिन चाइना में तुम देख रही हो सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है।
बट सिंगल पार्टी वही बैठती है, लेकिन वो लोग इकोनॉमिक पे पूरा कंट्रोल करके रखती है, पॉलिटिकल फ्रीडम देती नहीं है लोगों को, ठीक है। कुछ लोगों का ही गवर्नमेंट होता है। अब ये आ गया टोटलिटेरियन ओलिगार्की। टोटलिटेरियन ओलिगार्की में क्या होगा, हाईली सेंट्रलाइज ऑथोरिटेरियन सिस्टम, जहाँ पे एक स्मॉल ग्रुप ऑफ एलिट मेंटेन करेगी स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर ऑल एस्पेक्ट द पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ। ये जो टोटलिटेरियन है ना, यहाँ पे क्या देख रहा है, यहाँ तुम देख रही मॉडर्नाइजिंग ओलिगार्की पे तुम्हारा इकोनॉमिक पे कंट्रोल करके रखी हुई है, मतलब यहाँ पे 50% कंट्रोल है। चाइना जो है 50% कंट्रोल करके रखा है। सॉरी मैं उल्टा बोल दी, रुक जाओ। यहाँ पे चाइना जो है ना, यहाँ पे चाइना जो है पॉलिटिकल फ्रीडम के ऊपर कंट्रोल करके रखी है, इकोनॉमिक फ्रीडम को छोड़ दिए, जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे छोड़ दिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप खुद करो, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट लोग कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल फ्रीडम लोगों को उतना नहीं दिया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम लोगों को ये स्टोरी हमेशा सुनाती हूँ, जैसे वहाँ का चाइना में तुमको फेसबुक नहीं मिलेगा, खुद का फेस, मतलब वो लोग ऐसा फेसबुक चलाते हैं जो कि सिर्फ चाइना में ही चले। चाइना से तुम कभी नहीं देखी होगी कोई कोई पोस्ट, तुम लोग कभी नहीं देखी होगी चाइना का कोई ऐसा वीडियो वायरल हुआ हो। जैसे इंडिया का कुछ होता है तो जल्दी से वायरल हो जाता है कि वहां पे ऐसे हुआ है ना, और पूरा वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइड पूरा वो फैल जाता है हर जगह का। लेकिन चाइना का कभी तुम ऐसा कोई वीडियो नहीं, चाइना नॉर्थ कोरिया का वीडियो तुम लोग को कभी नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि वो स्ट्रिक्ट है इसके मामले में, और वो है पॉलिटिकल फ्रीडम, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट तुमको मिलेगा, जैसे चाइना का कंपनी इंडिया के साथ ट्रेड करती है, तो ये सब फ्रीडम है वहाँ पे। तो 50% यहाँ पे फ्रीडम दिया गया, 50% फ्रीडम पे कंट्रोल किया गया, ठीक है। ये मॉडर्नाइजिंग ओलिगार्की में कुछ लोगों का गवर्नमेंट हो रहा, बोला यहाँ पर भी कुछ लोगों का ही गवर्नमेंट होगा टोटलिटेरियन ओलिगार्की में, लेकिन यहाँ पे पूरा कंट्रोल करके रखेगा। ये जो गवर्नमेंट होगी ना, जैसे नॉर्थ कोरिया इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। नॉर्थ कोरिया इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। नॉर्थ कोरिया क्या की है, पूरा 100% कंट्रोल करके रखी है। टोटलिटेरियन ओलिगार्की क्या करेगी, कुछ लोगों का गवर्नमेंट होगा, हाईली सेंट्रलाइज होगी, डिसीजन जो लेगा वो मेन राजा जो है, जो टॉप पे बैठा बैठा हुआ। जैसे तुम नॉर्थ कोरिया में चल जाओ, तो नॉर्थ कोरिया में तुमको कौन मिलेगा, किम जॉन्ग मिलेगा, तो किम जॉन्ग ही सारा डिसीजन लेगा, जो कि ऑथोरिटेरियन सिस्टम चला रहा है। कुछ लोगों का ग्रुप होगा, ऐसा नहीं वो अकेला है, उसके आसपास भी बहुत सारा है, फ्रांस मिनिस्टर्स होंगे, तुम्हारा वाइस कुछ उनके साथ काम करने वाले सिक्योरिटी वगैरह होंगे। लेकिन ये लोग क्या करेंगे टोटलिटेरियन ओलिगार्की में, ऑल एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक हर लाइफ पे कंट्रोल करके रखेंगे। मॉडर्निजिंग ओलिगार्की में इकोनॉमिक पे कंट्रोल नहीं करेंगे, लेकिन पॉलिटिकल पे कंट्रोल करके रखेंगे, ठीक है। तुम देखती होगी चाइना में क्या है, तुम्हारे एक ही पार्टी है, बस एक ही पार्टी तुमको मिलेगा, बस एक ही पार्टी बार 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 आती है, ठीक है ना। यानी पॉलिटिकल पे पूरा स्ट्रॉन्ग कंट्रोल प्राइम मिनिस्टर करके रखा हुआ है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट छोड़ दिया कि आप दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड भी कीजिए, जैसे इंडिया के साथ चाइना का बहुत ट्रेड चलता है, बहुत चीजों में होता है ना। लेकिन कोई वीडियो नहीं निकल के आएगा, वो पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है, ठीक है। वो हो गया फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, है ना, लेकिन वो आपको फ्रीडम नहीं दिया गया, वो कंट्रोल करके रखा है चाइना में। और टोटलिटेरियन रिजीम में क्या किया गया है, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पर्सनल लाइफ हो, आपको कौन सा धर्म को मानना है, कौन सा धर्म को नहीं मानना है, इन सब को कंट्रोल करके रखता है टोटलिटेरियन रिजीम में या टोटलिटेरियन ओलिगार्की में, ठीक है। तो इस तरह के गवर्नमेंट को बोलते हैं हम लोग टोटलिटेरियन ओलिगार्की। एक होता है ट्रेडिशनल ओलिगार्की। अब एक बार बताओ, यहाँ पे एडवर्ड सीड बोल रहे हैं ना कि सबसे अच्छा जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट का टाइप है ना, वो है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, और जो दूसरा टाइप है ना, वो है टोटलिटेरियन डेमोक्रेसी, और जो तीसरा टाइप बहुत अच्छा है ना, वो है मॉडर्नाइजिंग ओलिगार्की, और फोर्थ जो अच्छा टाइप है ना, वो है टोटलिटेरियन ओलिगार्की। सबसे खराब जो है ना, एडवर्ड सिल के अकॉर्डिंग, वो है तुम्हारा ट्रेडिशनल ओलिगार्की। ट्रेडिशनल ओलिगार्की में क्या होता है, किसी दूसरे लोगों को मौका ही नहीं मिलता है, बस हेरिडेटी लाइन चलता है। ट्रेडिशनल जो चला आ रहा है, जैसे तुम देखी होगी कि हुमायूं, जैसे हुमायूं बैठा, ठीक है, इसको बोलेंगे हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर बैठा, नहीं बाबर, ठीक है, बाबर बैठा, ठीक है, बाबर, हाँ, बाबर बैठा, बाबर का बाद हुमायूं बैठा, हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर बैठा, अकबर के बाद उसका बेटा शाहजहां बैठा, है ना। उसके बाद शाहजहां नहीं, शाहजहां नहीं, जहांगीर, सॉरी, जहांगीर बैठा, जहांगीर के बाद शाहजहां बैठा, शाहजहां के बाद तुम्हारा औरंगजेब बैठा। इस तरह से हेरिडेटी तौर पे किसी और दूसरों को मौका ही नहीं मिल रहा, ये लोग ही हेरिडेटी में आ रहे पावर में, है ना। यहाँ पे ना तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, ना ही मॉडर्नाइजेशन है, कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। ये हो गया ट्रेडिशनल ओलिगार्की। ये एडवर्ड सिल के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल ही
अच्छा नहीं है पॉलिटिकल सिस्टम का शकल, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पॉलिटिकल पावर कॉन्सेंट्रेट होती है, हमको पता है किसको मिलेगा, इन द हैंड ऑफ व्यू, कुछ लोगों के हाथ में ही कॉन्सेंट्रेट होगी, इधर से उधर नहीं होगी, चाहे वो पावर तुमको ट्रेडिशनल मिलेगी या तो हेरिडेटरी लैंड में मिलेगी, ठीक है। जैसे मैं बताई भी कि इंडिया में अगर तुम देखोगे तो सबसे पहले मुगलिया सल्तनत का फाउंडर बाबर था, बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं, हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर उसके बाद औरंगजेब। स्ट्रॉन्ग तो यहीं तक चला था, तो इस तरह से चला, तो बोला ये वाला ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ठीक है। चलो मुझे बताओ कि एडवर्ड सिल के अकॉर्डिंग कितने स्टेज होंगे पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए? 5 stage. कौन कौन सा नाम बताओ मुझे? Political democracy. 2 नंबर, Tutelary democracy. 3 नंबर, Modernizing oligarchy. मॉडर्नाइजिंग ओलिगार्की 4 नंबर, Totalitarian. टोटलिटेरियन ओलिगार्की और उसके 5 नंबर Traditional ट्रेडिशनल oligarchy. ओलिगार्की, है ना। तो इस तरह से एग्जाम में आएगा, तुम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कर देना, ठीक है, मैं समझा रही हूँ उसे कि तुम लोग माइंड में रहे, ठीक है। अब आ जाओ, देखो ये इतना पढ़ना नहीं है, मैं खाली एक बार ऐसे ऊपर ऊपर समझा दूंगी, बाकी जो पढ़ना वो याद कराऊंगी। लुसियन पाई, लुसियन पाई जो फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट जिसने डिफाइन किया था कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉलिटिकल डेवलपमेंट को बिल्कुल क्लियर और प्रिसाइज मैनर में, बोला कि पॉलिटिकल, लुसियन पाई पहले ऐसे पॉलिटिकल साइंटिस्ट है जिन्होंने पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए जो कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, जिस कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया था बिल्कुल क्लियर और प्रिसाइज मैनर में इन्होंने डिफाइन किया था। इनका बुक यहाँ पे मत याद करो, नीचे इनका बुक दिया हुआ वो वहाँ याद करेंगे, ठीक है। इन्होंने बुका पॉलिटिकल डेवलपमेंट एज द पॉलिटिकल प्रिक्विस्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, साफ साफ बोल रहे पॉलिटिकल डेवलपमेंट का मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पॉलिटिकल डेवलपमेंट का मतलब है पॉलिटिकल टाइपिकल ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी। पॉलिटिकल डेवलपमेंट का मतलब है कि अगर आपका इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इंडस्ट्री डेवलप हो रहा तो आपका पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा। पॉलिटिकल डेवलपमेंट का मतलब है पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, अगर पॉलिटिकल मॉडर्नाइज हो जा रहा है, ठीक है, ट्रेडिशनल सिस्टम हटकर, राजा वाजा वाला हटकर डेमोक्रेसी आ गया, तो आपको पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट का मतलब है एज द ऑपरेशन ऑफ द नेशन स्टेट, अगर आपका, आप नेशन स्टेट को ऑपरेट कर पा रहे हैं तो आप, यानी आपका पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ। पॉलिटिकल डेवलपमेंट एक एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल डेवलपमेंट है। अगर पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट कब होगा? जब आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल डेवलपमेंट हो रहा, अगर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल डेवलपमेंट यानी आपका पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट कब होता है? जब मोबिलाइजेशन और पार्टिसिपेशन होगा, मतलब आपका पॉलिटिक्स में मोबिलाइजेशन हो रहा, आज़ादी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो गया। पॉलिटिकल डेवलपमेंट कब होगा? जब आप डेमोक्रेसी को बिल्ड कर रहे हैं। पॉलिटिकल डेवलपमेंट एक स्टेबिलिटी और ऑर्डर चेंज है। अगर पॉलिटिकल डेवलपमेंट स्टेबल है और ऑर्डर चेंज हो पा रहा है तो ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट। पॉलिटिकल डेवलपमेंट मोबिलाइज है और पावर है, ठीक है, अगर मतलब ये मोबिलाइज भी हो सकता है और इसके पास पावर है तो ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट एक ऐसा एस्पेक्ट है, एज वन ऑफ द एस्पेक्ट, जो मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस ऑफ द सोशल चेंज, बोले ये सोशल चेंज का मल्टी डायमेंशनल फेस है, ठीक है, सोसाइटी का ये मल्टी डायमेंशनल, बोला है कि एज वन एस्पेक्ट ऑफ द मल्टी डायमेंशनल, बोला कि सोशल चेंज का जो प्रोसेस होता है ना, उसमें जो मल्टी डायमेंशनल होता है उसका साकार है पॉलिटिकल डेवलपमेंट। मतलब सोसाइटी में जो मल्टीपल चेंज हो रहा है ना, हर तरह का पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, सारा एस्पेक्ट अगर उस सब में चेंजिंग हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, यानी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट एक सेंस ऑफ नेशनल रिस्पेक्ट है। अगर आपको इंटरनेशनल अफेयर में अगर आपको नेशनल रिस्पेक्ट मिल रहा है, यानी आपके कंट्री में पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, ठीक है। लेकिन इन्होंने बोला, जहाँ पे इन्होंने बोला कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है वहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस भी होता है। अच्छा पहले ये समझो, पॉलिटिकल डेवलपमेंट भाई ये वाला मैं बता ही नहीं, पाई बोलते हैं कि 3 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। अगर आप पॉलिटिकल डेवलपमेंट चाहते हैं कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो तो आपको थ्री थ्री इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को मेंटेन करना पड़ेगा। क्या क्या मेंटेन करना पड़ेगा ताकि आपका पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है वो मेंटेन रहे? क्या क्या है? ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इक्वलिटी, मतलब जब आपका मास पार्टिसिपेशन हो रहा है, जब आपका मास पार्टिसिपेशन हो रहा है, जब जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं,
यूनिवर्सलिस्टिक लॉ या इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, आओ मैं बना रही हूँ। तुम किसी तरह का लॉ बना रही हो या कहीं पे पार्टिसिपेशन हो रहा है, तुमको वहां पे इक्वलिटी रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुम बोलोगे जैसे राइट टू वोट, चलो आ जाओ वोट, वोटिंग सिस्टम, ठीक है ना, वोटिंग। तो वोट देने के लिए तो सारे लोग आते हैं, ठीक है ना, मास पार्टिसिपेशन होता है वोटिंग में। तो मान लो कि एक एक पर्सन है डॉक्टर और एक पर्सन है पुअर, ठीक है। तो तुम डॉक्टर को बोलोगे कि आओ तुम पहले वोट दे दो, क्योंकि तुम क्या है, तुम एक डॉक्टर है, तो तुम आओ तुम यहाँ पे वोट दे दो, क्योंकि तुम एक सोसाइटी के बहुत अच्छे ये हो, है ना। और जो गरीब लोग है उसको तुम डिग्रेड कर रहे हो। तो इस तरह से कि तुम करोगे तो तुम्हारा इक्वलिटी मेंटेन नहीं रहेगा, और इक्वलिटी मेंटेन नहीं रहेगा तो पॉलिटिकल सिस्टम को जो एस्पेक्ट है ना, तब पॉलिटिकल डेवलपमेंट मेंटेन नहीं रहेगा। मतलब पॉलिटिकल डेवलपमेंट के 3 एस्पेक्ट है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट के कितने एस्पेक्ट है? 3 एस्पेक्ट है, ठीक है। पहला एस्पेक्ट क्या है भाई? इक्वलिटी। आपको पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए इक्वलिटी होना चाहिए, मतलब पॉलिटिकल डेवलपमेंट में इक्वलिटी होना बहुत जरूरी है हर जगह। मान लो आप कोई लॉ ला रहे हैं, ठीक है, आप कोई लॉ ला रहे हैं, ठीक है, या आपने कोई वैकेंसी निकाली, चलो मैं ये बता रही हूँ, कोई वैकेंसी निकाली, ये वैकेंसी आप बोल दे कि ये वैकेंसी सिर्फ एक पार्टिकुलर धर्म के लिए है और दूसरे धर्म के लिए नहीं है, तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया? इनइक्वलिटी कर दिया। यानी आपने जो लॉ लाया वो यूनिवर्सलिस्टिक लॉ नहीं लाया। जबकि आप जो लॉ लाएंगे या कोई अपॉर्चुनिटी देंगे लोगों को, उसमें इक्वलिटी होनी चाहिए, ना कि इनइक्वलिटी होनी चाहिए, ठीक है। पार्टिसिपेशन भी हो तो सभी को उसमें शामिल करो, चाहे अमीर हो गरीब हो, इंक्लूसिवनेस होना चाहिए, सभी को पार्टिसिपेट करने का मौका दो, चाहे जो भी हो, अमीर गरीब पुअर जात पात का, इस सबसे कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। बस इंडियन है, मैं इंडिया का एग्जांपल दे दी, जो भी कंट्री का है तो बस इसको पार्टिसिपेट करने दो, ठीक है। कोई लॉ आ रहा, ठीक है, उस लॉ को ऐसा नहीं मैं बोलूंगी कि इस लॉ का बेनिफिट सिर्फ एक पार्टिकुलर धर्म ही उठाएगी, वो धर्म नहीं उठाएगी, या फिर अमीर लोग उठाएगी गरीब लोग नहीं उठाएगी, ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर आप कोई लॉ लाएंगे तो यूनिवर्सलिस्टिक लॉ लाना पड़ेगा सभी को लिए। अगर आप कोई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, मान लो कि आपने कोई जॉब की वैकेंसी निकाली है, तो वो सबों के लिए होनी चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ आप लेंगे। हाँ, माना कि मैंने कैटेगरी बांट दिया कि लेकिन जनरल के लिए भी निकलेगा, ओबीसी के लिए भी निकलेगा, एसटी के लिए भी निकलेगा, एससी के लिए भी निकलेगा, सबके लिए निकलेगा, है ना। और आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, तभी जाके पॉलिटिकल सिस्टम मेंटेन रहेगी। तो पॉलिटिकल सिस्टम के कितने एस्पेक्ट है? 3। एक का नाम क्या? इक्वलिटी। फिर बोले कैपेसिटी, दूसरा एस्पेक्ट का नाम क्या है? कैपेसिटी। एग्जाम में ये वाला आता है, ये रटना है। दैट इज द कैपेसिटी ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम टू मैनेज द पब्लिक अफेयर। बोला आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए पब्लिक अफेयर को मैनेज करे, कंट्रोल करे कंट्रोवर्सी। सुनो भाई, क्या कोई पॉपुलर डिमांड हो रहा, तुम प्राइम मिनिस्टर बन चुके, ठीक है, और तुम अपने पब्लिक को ही, पब्लिक मामला को ही मैनेज नहीं कर पा रहे हो। तुम सुनी होगी अभी, मैं अगर तुमने सुनी होगी तो ईरान में बोला, ईरान में जब तुम्हारा इजराइल न्यूक्लियर अटैक किया था, मतलब न्यूक्लियर अटैक नहीं किया था, मिसाइल का अटैक किया था, न्यूक्लियर अटैक नहीं किया था, सॉरी, ठीक ना, अपने मिसाइल गिराया था। तो वहां बोला जा रहा था कि रिजीम चेंज होगा। क्यों रिजीम चेंज होगा? मतलब प्राइम मिनिस्टर वहाँ का जो लीडर थे उनको चेंज किया जाएगा, ठीक है, बोला जा रहा था। क्यों? क्योंकि ये लीडर नहीं संभाल पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन नहीं चेंज हुआ, नहीं चेंज हुआ, लेकिन बोला जा रहा था। उसी तरह मान लो कि फॉर एग्जांपल तुम देखी होगी अभी तुम्हारा श्रीलंका में रिसेंट ही तुम्हारा वहां पे प्राइम मिनिस्टर चेंज हुआ, और अभी नेपाल में भी, नेपाली था, नेपाल में भी चेंज हुआ। तुमने देखी ना नेपाल में कितना बड़ा अभी बवाल हुआ था। हाँ, नेपाल में भी चेंज होके लेडी विमेन विमेन बनी है वहाँ की। तब तो ये सब क्या है? रिजीम। क्यों हुआ रिजीम? क्योंकि आज तुम्हारे अंदर कैपेसिटी नहीं था भाई, तुम तो चला ही नहीं पाए, ठीक है, तुम तो चला नहीं पाए। अब नहीं चला पाओगे तो तुमको तो फिर हटाना पड़ेगा ना, फिर तुमको हटाना पड़ेगा, ठीक है, ये बात बोल रहा। हाँ, ये बात तो तुम सही बात है कि अभी हाल में ही तुम्हारा ऐसा हुआ था कि वहां पे लेडी बनी है, ठीक है। तो मैं पढ़ाऊंगी, जब पढ़ाऊंगी तो ये वाला वाक्य, वक्त अक्टूबर में हुआ था तुम्हारा ये वाला वाक्य, कि वहां पर प्राइम मिनिस्टर को हटा के और वहां पे लेडी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनी है, ठीक है। तो ये बात वही बोला कि अगर आपके अंदर कैपेसिटी नहीं होगा कि आप अपने पॉलिटिकल सिस्टम को या पब्लिक पब्लिक अफेयर को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर इनकैपेसिटी हो जाएगा, है ना। अब कंट्रोल नहीं कर पा रहे कंट्रोवर्सी, मान लो कि इंडिया में तुम सुनी होगी तुम्हारा वो कंट्रोवर्सी हुआ था, क्या बात, मणिपुर वाला कंट्रोवर्सी, वहां पे तुम देखी थी एक लेडी के साथ क्या किया था, है ना। हाँ देख। देखी थी ना वो, उसके साथ कितना मतलब गलत किया गया था, उस लेडी के साथ दो ग्रुप के बीच में लड़ाई हो रहा था, उस लेडी के साथ कितना बुरा किया गया था। यानी आप क्या कर रहे, कंट्रोवर्सी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं ना, नहीं कर पाएंगे तो फिर ये तो इनकैपेसिटी है भाई,
पॉलिटिकल सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए, पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए आपको अपने कंट्री में 3 एस्पेक्ट को फॉलो करना पड़ेगा, तभी पॉलिटिकल डेवलपमेंट रह पड़ेगा। इक्वलिटी एंड कैपेसिटी। इक्वलिटी, आपके कंट्री में जितने लोग हैं उसके साथ इक्वलिटी बना के रखिए। दूसरा कैपेसिटी, कि आपके कंट्री में अगर कोई कंट्रोवर्सी, कोई इशू हो रहा है तो आप उसको मैनेज कीजिए, लोगों का जो डिमांड है उसको पूरा कीजिए, है ना, पब्लिक अफेयर को मैनेज कीजिए, ठीक है। डिफरेंशिएशन, the process of great structure separation specialization integration of all participation institution organization। कंट्री के अंदर पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर काम को अलग अलग करना पड़ेगा। लेजिस्लेचर का जो काम है वो लेजिस्लेचर को दीजिए, एग्जीक्यूटिव्स का जो काम है वो एग्जीक्यूटिव्स को दीजिए, जुडिशरी का जो काम है वो जुडिशरी को दीजिए, जिसका जो काम है आप उसको उस तरह से सेपरेट कर दीजिए, ठीक है ना। स्पेशलाइजेशन कर दीजिए, जिसका जो काम है उसको वो काम करने दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ ऑल पार्टिसिपेशन इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन, चाहे इंस्टीट्यूशन हो या जहाँ पे, हर जगह डिफ्रेंशिएशन कीजिए, जिसका जो काम है ना। अब तुम ये नहीं बोल सकती कोई टीचर जाके कॉलेज में प्रोफेसर वाला जॉब, कोई प्रोफेसर नहीं आया तो कोई टीचर आके लेक्चर नहीं दे सकता है प्रोफेसर की जगह पे, या कोई प्रोफेसर जाके टीचर की जगह पे नहीं पढ़ा सकता, नहीं। सबका पोस्ट आप अलग कीजिए। कोई आईएएस ऑफिसर आके स्टेट आईएएस ऑफिसर वाला काम नहीं करेगा, कोई स्टेट आईएएस ऑफिसर जाके सेंट्रल वाला काम नहीं करेगा, इस तरह से ना करे। डिफरेंस कीजिए, जिसका जो काम है वो करेगा, है ना। जो स्टेट सिविल सर्विस ऑफिसर वो स्टेट वाला काम करेगा, जो सेंट्रल वाला वो सेंट्रल वाला काम करेगा, है ना। जो जिसका काम है, लेजिस्लेचर का जो काम है वो लेजिस्लेचर करेगा, एग्जीक्यूटिव का जो काम है एग्जीक्यूटिव करेगा, जुडिशरी का जो काम है जुडिशरी करेगा, प्राइम मिनिस्टर का जो काम है प्राइम मिनिस्टर करेगा, प्रेसिडेंट का जो काम है। बिल्कुल स्ट्रक्चर को सेपरेट कीजिए, डिफ्रेंशिएशन कीजिए, तब जाके पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा। ये कौन बोले, लूशन पाई बोले, मुझे लग रहा। अच्छा आ जाओ, फिर बोले कि सुनो भाई, पॉलिटिकल, ये बुक देखो, लूसियन पाई अपनी बुक लिखते हैं, एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1966, बुक आया हुआ बहुत बार। लूसियन पाई बुक लिखते हैं, बुक का नाम है एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ठीक है। ये बुक 1966 की बुक है, और इस बुक में ये बोलते हैं ना कि भाई एक बात सुन लो, कि जब पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है तो पॉलिटिकल क्राइसिस भी होता है। 6 तरह का क्राइसिस हमको, 6 क्राइसिस हमको इंग्लैंड में देखने को मिला था, ठीक है। यूके में इन्होंने यूके में इन्होंने सिविकल्चर भी देखा, यूके में इन्होंने, इनको डर था कि यूके में हो सके 6 क्राइसिस आ जाए। मतलब इनको एक प्रिडिक्शन था कि ये 6 क्राइसिस वहां पे देखने को मिल सकता है। पहला क्या है, आइडेंटिटी क्राइसिस, दूसरा है लेजिटिमेसी क्राइसिस, तीसरा है पेनिट्रेशन क्राइसिस, फोर्थ है पार्टिसिपेशन क्राइसिस, और ऊपर नीचे हो गया। फिफ्थ है डिस्ट्रीब्यूशन क्राइसिस, और यूनिफिकेशन क्राइसिस। मैं ठीक लिखी हूँ, आई लव पानी पूरी यू डिड। अच्छा ऊपर नीचे हो गया, 6 5 ऊपर नीचे चला गया, ठीक है। ये क्यों हुआ, क्योंकि ये यहाँ पे लिखा हुआ था ना, तो मैं दोनों को यहाँ पे कर दी, इस वजह से ऊपर नीचे चला गया, ठीक है। लेजिटमेसी क्राइसिस, आइडेंटिटी क्राइसिस, लेजिटमेसी के बोला, अगर किसी कंट्री में पॉलिटिकल डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुआ तो ये 6 तरह का क्राइसिस होगा, और जब ये 6 तरह का क्राइसिस होगा तो डेवलपमेंट सिंड्रोम आ जाएगा, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं कि अगर पॉलिटिकल डेवलपमेंट ठीक से नहीं होगा तो ये 6 क्राइसिस आने का डर है। आइडेंटिटी क्राइसिस, लेजिटिमेसी क्राइसिस, पेनिट्रेशन क्राइसिस, पार्टिसिपेशन क्राइसिस, यूनिफिकेशन क्राइसिस और डिस्ट्रीब्यूशन क्राइसिस, ठीक है। और जब तुम्हारा, ठीक है, और जब तुम्हारा ये क्राइसिस हो जाएगा तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट सिंड्रोम हो जाएगा। मतलब सिंड्रोम का मतलब कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो तुम्हारा खत्म हो जाएगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा, ठीक है। मुझे बताओ ये समझ में आया कि नहीं, समझ में आया? मैं भी पूछूंगी तुम लोग से। हाँ देखा। बस ज्यादा नहीं याद करना, 3 ही याद करना है, उस ऊपर से, और ये वाला याद करना है, और एक बुक का नेम याद करना है, ठीक है। ज्यादा नहीं याद करना। अच्छा एक चीज और तुम लोगों को मैं बता देती हूँ, यहाँ पे कंफ्यूजिंग होगा क्योंकि एग्जाम में वही क्वेश्चन वो भी आता है। आइडेंटिटी क्राइसिस तो ठीक है, ये पेनिट्रेशन भी ठीक है, और पार्टिसिपेशन लेजिटमेसी भी ठीक है तुम्हारा, ठीक है। आइडेंटिटी क्राइसिस ठीक है, लेजिटमेसी क्राइसिस ठीक है, पेनिट्रेशन ठीक है, पार्टिसिपेशन क्राइसिस ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन क्राइसिस ठीक है। लेकिन ये वाला जो है ना, ये 5 नंबर, ये यूनिफिकेशंस का मतलब क्या होता है, यूनिटी, तो इसको इंट्रीगेशन बोलते हैं, इंट्रीगेशन भी बोलते हैं। तो अगर एग्जाम में यूनिफिकेशन हो या इंट्रीगेशन हो तो तुम लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है।
इसका मतलब इंट्रीगेशंस भी होता है। इंट्रीगेशंस का दूसरा मीनिंग यूनिफिकेशन है और यूनिफिकेशन का दूसरा मीनिंग इंट्रीगेशन है। तो दोनों में से तुम कोई भी वर्ड यूज कर सकती हो, ठीक है ना। 6 तरह का क्राइसिस हो सकती है: आइडेंटिटी क्राइसिस, लेजिटिमेसी क्राइसिस, पेनिट्रेशन क्राइसिस, पार्टिसिपेशन क्राइसिस, और उसके बाद इंट्रीगेशन क्राइसिस या यूनिफिकेशन क्राइसिस या डिस्ट्रीब्यूशन क्राइसिस। ये 6 तरह का क्राइसिस हो सकती है, ठीक है। समझ में आ रहा ना। चलो और मैं तुम लोगों को एक बार बता देती, एक बार पूछ लेती हूँ तुम लोग से कि ये क्राइसिस जो है क्या क्या और कैसे कैसे है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आई तो यूनिफिकेशन करके बोलिए, लेकिन बुक में इंट्रीगेशन भी लिखा हुआ है। तो ये एग्जाम में तो बहुत बार आई है, ऐसा नहीं कि मतलब तुम्हारा एक बार क्वेश्चन आई है, बहुत बार आई है, ठीक है। कभी यूनिफिकेशन पूछिए, कभी ये वो करके पूछिए है। चलो मुझे बताओ कि पॉलिटिकल डिप्लोमेट के कितने एस्पेक्ट है, पॉलिटिकल डिप्लोमेट के कितने एस्पेक्ट है, 3 एस्पेक्ट है: कौन कौन सा है? इक्वालिटी, कैपेसिटी और डिफरेंशिएशन। इक्वालिटी, कैपेबिलिटी और तुम्हारा डिफरेंशिएशन। बहुत अच्छा। जगह नहीं लाती हूँ, मुझे बहुत गुस्सा लगता। अच्छा ये बताओ क्राइसिस कितने तरह की होगी? बुक का नाम बता, लुसियन पाई का बुक का नाम क्या है? एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। एस्पेक्ट, ठीक है। देखो भाई, एस्पेक्ट ऑफ, बोलो। पॉलिटिकल डेवलपमेंट। पॉलिटिकल डेवलपमेंट। और मुझे ये बताओ कि जो एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट है इसका डेट क्या है? 1966। और ये क्राइसिस इनको कहाँ देखने को मिल सकता था, कौन से कंट्री में देखने को मिल सकता था? इंग्लैंड या यूके, जो भी बोलो, है ना। ये 6 क्राइसिस कौन कौन सी है मुझे बताओ? आइडेंटिटी, लेजिटिमेसी, पेनिट्रेशन, पार्टिसिपेशन, यूनिफिकेशन। पेनिट्रेशन, पार्टिसिपेशन, मैं शॉर्ट शॉर्ट लिख रही हूँ। हाँ, यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन या इंट्रीगेशन, जो भी बोलो है। यूनिफिकेशन या इंट्रीगेशन, और लास्ट में तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन। ये 6 तरह का क्राइसिस देखने को मिल सकती थी। कहाँ पे तुम्हारा? तो तुम्हारा यूके में, अकॉर्डिंग टू लुसियन पाई। लुसियन पाई कंप्लीट हुआ है। आ जाओ, रिक्स क्या बोलता है? रिक्स आर्ग्यू, हर जगह रिक्स तुमको मिलेगा देखने। रिक्स बोलता है कि रिक्स, अच्छा पहले एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिप्लोयमेंट ट्रैप किसने दिया? डिप्लोयमेंट ट्रैप रिक्स ने दिया, याद करो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये वाला, ठीक है। रिक्स बोलते हैं कि भाई, आर्ग्यू करते हैं कि पॉलिटिकल डिप्लोयमेंट को मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि आप बैलेंस बना के रखो इक्वलिटी एंड कैपेसिटी के बीच में। अगर आप इक्वलिटी और कैपेसिटी के बीच में बैलेंस बना के रखते हो तो ठीक है, पॉलिटिकल डिप्लोयमेंट जो है ना वो मेंटेन है, मेंटेन है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप विदाउट द बैलेंस, अगर आप बैलेंस नहीं बना के रखोगे ना तो डिप्लोयमेंटल ट्रैप हो जाएगा। कैन ऑकल, ऐसे पॉलिटिकल डीके हो जाएगा। लेकिन पॉलिटिकल डीके ये नहीं दिए, ये डिप्लोयमेंट ट्रैप दिए। रिस्क के अकॉर्डिंग मेंटेन करने के लिए बैलेंस हेल्प करता है प्रिजर्व द लेवल ऑफ द डिफरेंशियस विद इन द पॉलिटिकल सिस्टम विच इन turn promote greater equality and capacity. If the political system advance in only one of the area, it risk heading towards breakdown. बोले डिफरेंशिएशंस को बीच में नहीं लाना है, इस लेवल को नहीं लाना है, हमको इक्वल से इक्वलिटी और कैपेसिटी के बीच में बैलेंस बनाएंगे। इन दोनों के बीच में अगर हम बैलेंस नहीं बनाते हैं तब मेरा डिप्लोयमेंट ट्रैप हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन के बारे में इन्होंने नहीं बोला, बोला बैलेंस बना के रखेंगे तो डिफरेंशिएशन जो है वो अपने आप प्रिजर्व होकर रह जाएगा पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, ठीक है ना। और इससे क्या होगा तुम्हारा कि अगर पॉलिटिकल सिस्टम तुम्हारा डिप्लोयमेंट मेंटेन है, पॉलिटिकल डिप्लोयमेंट मेंटेन है,
तो ग्रेट इक्वलिटी और कैपेसिटी प्रमोट होगी, है ना। लेकिन अगर ये मेंटेन ना रहा तब तुम्हारा डिप्लोमेंटल ट्रैप हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिप्लोमेंट ट्रैप किसने दिया, तो तुम्हारा रिक्स ने दिया। इन्होंने क्या बोला, अगर हम इक्वलिटी और कैपेसिटी के बीच में बैलेंस बना के नहीं रखेंगे तो डिप्लोमेंट ट्रैप हो जाएगा। ठीक है। आई स्टैंड व्यू, ये एग्जाम में आया नहीं है लेकिन ये है एग्जाम, ये है तो मैं पढ़ा रही हूँ। ये बोलते हैं पॉलिटिकल डिप्लोमेट के लिए 4 फीचर्स होगा, आई स्टैंड बोलते हैं। ये बोलते हैं कि क्रिएशन ऑफ डिफरेंशिएट स्ट्रक्चर, ये बोलते हैं पॉलिटिकल डिप्लोमेट के लिए आप अलग अलग स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। वही ऊपर वाला ही बात बोल रहे हैं। बोल रहे कि पॉलिटिकल डिप्लोमेट के लिए आप क्या करिए, डिप्लोमेट ऑफ स्पेशलाइज पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, मतलब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को स्पेशलाइज, उसके स्पेशलाइज के अकॉर्डिंग बांट दीजिए। जैसे लेजिस्लेचर क्या करती है, लॉ मेकिंग, एग्जीक्यूटिव, इम्प्लीमेंट, जुडिशरी, इंटरप्रेट, तो उस तरह से आप बांट दीजिए, ठीक है। आई स्टैंड बोल रहे हैं। फिर बोले एक्सपेंशन ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल अथॉरिटी को थोड़ा आप एक्सपेंड कीजिए, पावर को लिमिट ना रखें, ठीक है। ब्रॉडेनिंग ऑफ पब्लिक पावर, द कंटिन्यूस स्प्रेड ऑफ द पॉलिटिकल पावर, सॉरी, ब्रॉडनिंग ऑफ पॉलिटिकल पावर, बोला कंटिन्यूस स्प्रेड करो पॉलिटिकल पावर को, बहुत सारे ग्रुप में, बहुत सारे ग्रुप में पावर को स्प्रेड करो, फैलाओ, पावर, पॉलिटिकल पावर को और फैलाओ, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इलिट, बोला कि इलिट को मॉडर्नाइज करना है, मतलब जो पहले वाली जो ट्रेडिशनल इलिट है ना, मतलब कितने दिन से कांग्रेस बैठ रहा तो बैठ रहा, कांग्रेस को हटाओ दूसरे गवर्नमेंट के लाओ, अब बीजेपी को हटाओ, अब दूसरे गवर्नमेंट के लाओ, ठीक है, रिप्लेस करो, बहुत दिन से हो गया, बहुत दिन से बीजेपी को हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं ये एज स्टैंड के अकॉर्डिंग, एज स्टैंड बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि बीजेपी 2014 से बैठा हुआ, अब उसको, वो ट्रेडिशनल इलीट हो गया, उसको रिप्लेसमेंट करो, उसकी जगह मॉडर्नाइज को लाओ, ठीक है, न्यू वाला। जैसे न्यू वाले में अगर तुम देखोगे तो तुम्हारा आम आदमी पार्टी न्यू में हो गया, उसके बाद तुम्हारा राहुल गांधी को भी न्यू ले दे, क्योंकि अभी तक वो प्राइम मिनिस्टर बना नहीं है, तो वो भी हो गया। तो बोला पुराना इलीट को हटाओ, नया इलीट को लाओ, जब इस तरह से तुम करोगी तो क्या होगा, पॉलिटिकल डिप्लोमेट होगा, आज स्टैंड बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मॉडर्नाइजेशन का ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ब्रेक डाउन ऑफ मॉडर्नाइजेशन किसका है, किसने दिया, किसने प्रपोज किया, तो एस.एन. स्टैन ने इस आइडिया को इंट्रोड्यूस किया था या प्रपोज किया था। आइडिया ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, किसने दिया, तो एस.एन. स्टैन ने दिया। देखो अभी मैं पूछूंगी डिप्लोमेट ट्रैप किसका है और ब्रेक डाउन ऑफ मॉडर्नाइजेशन किसका है, ठीक है। ऊपर वाला याद करो चाहे ना करो, लेकिन ये वाला करना होगा। अब वेव पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, वेव, मैं मुझे देखना पड़ेगा मॉडर्नाइजेशन खत्म हुआ, क्योंकि मैं वेव यहाँ पे वो ये मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। मैं इसको मैं पेपर इसमें पढ़ाऊंगी, क्या नाम है, पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ाऊंगी। वेव जो है ना, डेमोक्रेसी, ये पॉलिटिकल थ्योरी की है एक्चुअल में, पॉलिटिकल थ्योरी का ये टॉपिक है। मैं इसको यहाँ पे क्यों रखी हूँ मैं बता रही हूँ, क्योंकि पॉलिटिकल डिप्लोमेट का कॉम में हंटिंग भी आती है, इसलिए इसको हटा देती हूँ मैं, ठीक है। आ जाओ, ये पढ़ाऊंगी पॉलिटिकल डिप्लोमेट। पॉलिटिकल डिप्लोमेट कहाँ गया, यहाँ से नहीं स्टार्ट है, अच्छा ये वाला में, वहाँ से नहीं है, यहाँ पे होगा, हाँ वो वाला पीडीएफ खत्म, हाँ यहाँ से मैं इस पीडीएफ को डिलीट कर रही हूँ, मतलब इसको मैं बंद कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा वहाँ पे क्वेश्चन था ना, रुको, क्वेश्चन था, क्वेश्चन करो तो पहले, कहाँ गया, ये वाला था ना, जो, देखो भाई, मेरा जो क्लास था वो यहाँ तक चला है ना, आज स्टैंड का व्यू तक का। यहाँ पे जो फर्स्ट वेव ऑफ डेमोक्रेसी, ये तुम्हारा पॉलिटिकल थ्योरी का, मैं इसको इसलिए यहाँ पे रखी हूँ क्योंकि पॉलिटिकल डेवलपमेंट में तुम्हारा हंटिंगटन भी अपना कंट्रीब्यूट किए हैं, तो मैं एक जगह नोट रखी थी, तो ये मुझसे आ गया गलती से, तो तुम लोग अभी ऐसे पॉलिटिकल थ्योरी में मैं पढ़ाऊंगी तो तुम लोग ऐसे पढ़ भी सकते हो ऐसे अलग से, लेकिन यहाँ तक खत्म, और उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करो तो मैं दूसरा पीडीएफ स्टार्ट करूँगी, और वहाँ से मैं हंटिंगटन का पढ़ाऊंगी, ठीक है। ये हंटिंगटन का नहीं है, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करो। एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट किसका है, और अकॉर्डिंग टू, मकेन पाई का। अरे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये बताओ कि आलमंड एंड पॉबल के हाइमोजेनियस कल्चर कहाँ पाया गया था, कौन सा कंट्री, डेवलप। बिल्कुल डेवलप्ड कंट्रीज, बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छा, मैं इसको बंद कर रही हूँ, ठीक है। आ जाओ, अब आएगा हम लोग हैंटिंगटन। हैंटिंगटन क्या बोलते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में, मैं इसको कल रात में जो पीडीएफ बनाई मैं ठीक डिलीट कर दी हूँ, वो वाला मुझसे डिलीट, कोई बात नहीं, अगर एक्स्ट्रा रहा भी तो तुम लोगों को प्रॉब्लम नहीं ना है, ऐसे भी तो वो पढ़ना ही है तुम लोगों को पॉलिटिकल थ्योरी में। Political development, according to Samuel P. Huntington, based on
इज द की वर्क। ये बुक याद करो, एग्जाम में आया है। हंटिंगटन अपने एक बुक लिखते हैं, बुक का नाम है पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी, और ये बुक 1968 की है। और इस बुक में ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं। ठीक है, बुक याद करो, पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी, और ये बुक जो है पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इस बुक में पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हमने जितना भी पढ़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, ठीक है। अब समझो, सैमुअल पी हंटिंगटन बोल रहे हैं कि अगर आपको पॉलिटिकल डेवलपमेंट करना है तो आपको अगर आपको पॉलिटिकल डेवलपमेंट करना है तो आपको पहले इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोसीजर करना पड़ेगा। कहने का मतलब है, अगर आपको पहले जितने भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है ना, या जो उसके प्रोसीड्यूर्स है ना, आपको उसको पहले डेवलपमेंट करना होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ डेमोक्रेसी ला दिया। अगर हम डेमोक्रेसी ला देते हैं, हंटिंगटन बोल रहे हैं कि सिर्फ डेमोक्रेसी ला दिए, इकोनॉमिक ग्रोथ कर दिए, तो इससे पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं होगा, बल्कि आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, डेवलपमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको पॉलिटिकल डेवलपमेंट करना है तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसको डेवलपमेंट करना पड़ेगा। but about how stable, adopt effective society political institution। ठीक है, जब आप इन सब को कर दीजिएगा ना, पॉलिटिकल डेवलपमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोसीजर। आपको पॉलिटिकल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करना पड़ेगा, मतलब डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप इस चीज को डेवलपमेंट कर देते हैं तभी जाके पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा। लेकिन अगर आप पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं करते हैं, सिर्फ डेमोक्रेसी ला दिए या इकोनॉमिक ग्रोथ कर दिए है ना, तो इससे आपका पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं होगा बल्कि पॉलिटिकल डीके हो जाएगा। ये बोले ऑकर जब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन फेल हो जाएगा। अगर आप अपना पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को ठीक से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक से डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं कर पा रहे हैं, उन सबको करने में आप फेल हो जाते हैं। कीप अप विद द रैपिड सोशल मोबिलाइजेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर दीजिए, सोशलाइजेशन कर दीजिए, है ना, कर दीजिए, जो भी कीजिए, लेकिन अगर आप पॉलिटिकल नहीं कर पा रहे हैं, आप इंस्टेबिलिटी, बोला कि अगर आप ये सब कर रहे हैं ना, अगर आप फेल करे हो गए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करने में, आप फेल हो गए हैं, ठीक है ना, लेकिन आप सोशलाइजेशन कर रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन पॉलिटिकल डेवलपमेंट आपका नहीं हुआ। कहने का मतलब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस मॉडर्नाइज नहीं हुई, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनल को इंस्टीट्यूशनलाइजेशन नहीं किया गया, उसको डेवलपमेंट नहीं किया गया, तो क्या लीड होगा, क्या बनेगा, स्टेबिलिटी आएगी, करप्शंस आएगी, बिग गवर्नमेंट आएगी, है ना। इन शॉर्ट फॉर्म में अगर बोले, अगर पार्टिसिपेशन राइज एंड फास्टर देन तो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है डीके हैपन। बोला अगर आपका ये सब होगा, वीक गवर्नेंस हो जाएगा, करप्शन हो जाएगा, इंस्टेबिलिटी हो जाएगा, है ना, तो क्या होगा, पार्टिसिपेशन जो है ना वो तेजी से बढ़ेगा तुम्हारे इंस्टीट्यूशंस में। और जब इंस्टीट्यूशंस में पार्टिसिपेशन तेजी से बढ़ेगा तो आपका डीके हो जाएगा। मतलब शॉर्ट फॉर्म में मैं अगर इसको बोलूँ, अगर आप पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को डेवलप नहीं करेंगे या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को, है ना, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन नहीं करेंगे, उसको डेवलप नहीं करेंगे, तो आपका पॉलिटिकल डीके हो जाएगा। आप कितना भी डेमोक्रेसी क्यों ना करें, आप कितना भी इकोनॉमिक ग्रोथ ना करें, अगर आप अपने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करने में फेल हो जाते हैं तब आपका पॉलिटिकल डीके हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है पॉलिटिकल डीके किसने दिया, तो सैमुअल पी हंटिंगटन ने दिया। उन्होंने क्या बोला कि अगर आप पॉलिटिकल डेवलपमेंट करना चाहते, अगर आप पॉलिटिकल डेवलपमेंट ठीक से नहीं करते तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट कब होगा, कैसे होगा भाई। पॉलिटिकल डेवलपमेंट करने के लिए आपको पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करना पड़ेगा, प्रोसीजर करना पड़ेगा उसमें, और है ना उसको मेंटेन करना पड़ेगा, उसको स्टेबल करना पड़ेगा, उसके लिए और चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ेगा, उसको इफेक्टिव बनाना पड़ेगा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को, ये सब करने के लिए। लेकिन अगर आप नहीं करते हैं ना ये सब, तब आप फेल हो जाते हैं, तब आपका पॉलिटिकल डीके हो जाएगा। ठीक है, कौन सा बुक में बोले, पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी में बोले। ठीक है, फिर उसके बाद सैमुअल पी हंटिंगटन एक और बात बोलते हैं, बोलते हैं क्लास ऑफ सिविलाइजेशन। बुक, ये बुक याद करो, ये 1996 की बुक है और ये 1968 की बुक है। देखो भाई मेरे बात देखो अच्छे से, ये बुक जो है ना तुम्हारा 1968 की बुक है, ये सबसे पहली बुक है। और उसके बाद जो बुक है वो तुम्हारा, उसके बाद ये वाली 3 नंबर में ये आती है। ठीक है,
गर्मी लग रहा मुझे बहुत ज्यादा। बोला सैमुअल पे हंटिंगटन की नेक्स्ट बुक का नाम है द क्लास ऑफ सिविलाइजेशन रिमार्किंग ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर 1986। हंटिंगटन आर्ग्यू करते, चलो मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ यहाँ पे, पूरा बहुत अच्छे से स्टोरी सुनाती हूँ। जैसे तुम्हारा कोल्ड वार चल रहा था, ठीक है, कोल्ड वार चल रहा था 1991 1990 में और 1991 में बहुत सारे थिंकर आए, ठीक है, बहुत सारे थिंकर। सैमुअल पे हंटिंग, ये एंड ऑफ द, ये क्या नाम है तुम्हारा, फ्रांसिस फुकुयामा आए। उसके बाद तुम्हारा ये जॉन महस राय थे, वो भी आए, उन लोगों ने भी, वो भी आए, फिर सैमुअल पे हंटिंगटन भी आए। सब अपना एक एक, मतलब जब भी कोई वार होता है, कुछ भी होता है, जितने भी ऑथर्स होते हैं, फिलोसफर होते हैं, वार पे नजर टिका के बैठे कि मैं बस, मुझे अब आर्टिकल लिखना है, मुझे अब बुक लिखना है ना, होता है ना। जैसे हम लोग पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर है, तो मतलब सॉरी प्रोफेसर नहीं है, मतलब स्टूडेंट है, इंशाल्लाह जरूर बनेंगे प्रोफेसर। कहने का मतलब है कि हम लोग क्या है, हम लोग अभी इस फील्ड में है, तो हम लोग पर भी एक ऐसा टाइम आएगा, वक्त आएगा कि जब हम लोगों का भी नजर सिर्फ आयर पे होगा, मतलब हम लोगों का भी नजर होगा कहाँ पे वार हो रहा है ना, अच्छा वहां पे वार हो रहा से यूक्रेन और रसिया में वार हो रहा, ठीक है, उन दोनों के बीच में आर्टिकल लिख देंगे, ठीक है, ऐसा चलेगा, ठीक है, इस तरह से तुम्हारा चलेगा, ठीक है, वार हो रहा, ओके, ठीक है, ऐसे ऐसे सिस्टम चलेगा। तो उसी टाइम जब कोल्ड वार चल रहा था ना, कोल्ड वार चल रहा था, तो सब थिंकर अपना अपना नजर गड़ाए बैठा था कि बस कोल्ड वार खत्म होए और मैं प्रिडिक्शन कर दे, ठीक है। तो वहीं पे सैमुअल पे हंटिंगटन सब आते हैं, तुम्हारा फ्रांसिस फुकुयामा भी आते हैं, जॉन महसवाई भी आते हैं, सब कोई आते हैं, लेकिन यहाँ पे सैमुअल पे हंटिंगटन आगे बोलते हैं कि अब जो कोल्ड वार के बाद जो दुनिया होगी ना, अब अब क्लास ऑफ सिविलाइजेशन की दुनिया होगी। देखो, बोला कि पहले एक तो वार होता है इकोनॉमिक्स, आइडियोलॉजी के लेके, ठीक है, एक वार हुआ था इकोनॉमिक को लेकर, मैं बता रही हूँ, आइडियोलॉजी को जो लेकर वार हुआ था उसको मैं बोलते हैं कोल्ड वार, और इकोनॉमिक वाला जो वार होता है वो मार्क्सिज्म वाले वो करते हैं, ठीक है। तब हंटिंगटन आकर बोलते हैं कोल्ड वार के बाद कि सुनो भाई, अब वर्ल्ड में होगा क्लास ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है, अब वर्ल्ड में एक नया ऑर्डर मार्क करेगी, अब वर्ल्ड में एक नया ऑर्डर मार्क करेगी, और वो ऑर्डर होगा क्लास ऑफ सिविलाइजेशन। अब जो वर्ल्ड वार, कोल्ड वार के बाद जो लड़ाई होगी ना दुनिया में, वो अब लड़ाई होगी सिविलाइजेशन को लेकर। लोग अपने अपने कल्चर को, अपने अपने सिविलाइजेशंस को बचाने के लिए आपस में लड़ाई करेंगे। तो कोल्ड वार के बाद जो दुनिया होगी ना, वो क्लास ऑफ सिविलाइजेशन होगी। कोल्ड वार के बाद एक नया दुनिया चलेगी, है ना, कोल्ड वर्ल्ड सॉरी कोल्ड वार के बाद दुनिया एक नया ऑर्डर में रिमार्क किया जाएगा, और वो जो ऑर्डर होगा वो क्लास ऑफ सिविलाइजेशन होगा। बड़ी बड़ी जो बड़ी बड़ी जो कंट्री है वो अपने सिविलाइजेशंस को, अपने कल्चर्स को बचाने के लिए आपस में लड़ाई करेगी। कोल्ड वार से पहले जो दुनिया था वो आइडियोलॉजिकल वार था और इकोनॉमिकल फैक्टर पे वार हो रहा था। बोला कि कोल्ड वार से पहले जब लड़ाई होता था ना, कोल्ड वार से पहले तो लोग आइडियोलॉजी को लेकर लड़ाई कर, जैसे कोल्ड वर्ल्ड वार लड़ाई क्यों हुआ था, आइडियोलॉजिकल वार था। मार्क्सिज्म का जो लड़ाई था वो इकोनॉमिक फैक्टर को लेकर लड़ाई था, है ना। तो यहाँ पे हंटिंगटन बोल रहे कि अब जो कोल्ड वॉर के बाद जब लड़ाई होगी ना, वो क्लस ऑफ सिविलाइजेशन होगा। दुनिया में बड़े बड़े जो सिविलाइजेशन और कल्चर होंगे आपस में क्लस करेंगे, आपस में मिलेंगे, तब ये लोग का जब सिविलाइजेशन मैच नहीं खाएगा ना, तो क्लस होगा तो लड़ाई होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। और अब जो लड़ाई होगा वो कल्चर को लेकर होगा, सिविलाइजेशन को लेकर होगा। डिफरेंट डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट डिफरेंट सिविलाइजेशन को लेकर कॉन्फ्लिक्ट होंगे, ठीक है। ये इसमें ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, तुम्हारा सेशन रीजनिंग में आया है, क्वेश्चंस में आया, तुम लोग सॉल्व भी की होगी कि क्लास ऑफ सिविलाइजेशंस में हंटिंगटन बोलते हैं कि कोल्ड वॉर के बाद एक नया ऑर्डर रिमार्क होगा, वो ऑर्डर होगा क्लास ऑफ सिविलाइजेशंस। अब दुनिया में जो आपस में जो कंट्री लड़ेगी वो आइडियोलॉजी को लेकर या इकोनॉमिक फैक्टर को लेकर लड़ाई नहीं करेगी, बल्कि अपने अपने सिविलाइजेशन, अपने अपने कल्चर को बचाने के लिए लड़ाई करेगी। तो फ्यूचर में जो वार होगा वो क्लास ऑफ सिविलाइजेशन होगा अकॉर्डिंग टू हंटिंगटन।
सैमुअल पे हंटिंगटन एक और बुक लिखते हैं जिसका नाम है थर्ड वेव डेमोक्रेटाइजेशन इन द लेट 20th सेंचुरी 1991। थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में इस बुक में बोलते हैं। और ये वाला मैं जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं तुमको पढ़ाऊंगी पॉलिटिकल थ्योरी में। ये 3 बुक मैं एक साथ इसलिए ला दी हूँ कि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो, भूल ना जाए, ठीक है। पॉलिटिकल ऑर्डर एंड चेंजिंग सोसाइटी में क्या बोले, पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में, कि अगर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन नहीं होगा पॉलिटिकल डेवलपमेंट का तो पॉलिटिकल डीके हो जाएगा। लेकिन क्लास ऑफ सिविलाइजेशन रिमार्किंग ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर में क्या बोल रहे हैं कि 1996 के बाद, यानी कोल्ड वार के बाद दुनिया में जो लड़ाई होगा वो सिविलाइजेशन को लेकर लड़ाई होगा, ठीक है ना। ये थोड़ा बड़ा भी है, सब सिविलाइजेशन का कल्चर भी दिया था, जैसे चाइनीज सिविलाइजेशन, इस्लामिक कल्चर, वेस्टर्न यूरोपियन कल्चर, ये लोग आपस में लड़ाई करेंगे, ऐसे करके लिखा हुआ था, ठीक है। सब बड़े बड़े कल्चर वगैरह का नाम लिखा हुआ था कि ये लोग आपस में लड़ाई करेंगे, ठीक है। तो भाई ये वाला क्लियर हुआ कि नहीं बताओ, हंटिंगटन क्लियर हुआ कि नहीं, मुझे बताओ, पहले क्लियर करो, हंटिंगटन क्लियर हुआ कि नहीं, किसी किसी क्लियर हुआ, किसी किसको नहीं हुआ, हुआ, हर एक को हुआ कि नहीं। पॉलिटिकल ऑर्डर एंड चेंजिंग सोसाइटी का डेट बताओ तो। 1980 1968। 1968 मुझे बताओ पॉलिटिकल ऑर्डर एंड चेंजिंग सोसाइटी में क्या बोला गया, किस चीज को मेंशन किया गया, पॉलिटिकल डीके। पॉलिटिकल डीके क्यों होगा, पॉलिटिकल डीके क्यों होगा जब पॉलिटिकल डीके। इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं होगा या फिर प्रोसीजर्स नहीं, डेवलप नहीं करेगा, जब लेकिन पॉलिटिकल वैसे ही होता है सिस्टम कि है ना, मास मोबिलाइजेशन बढ़ेगा। हाँ, पॉलिटिकल सिस्टम बोला कि पॉलिटिकल सिस्टम का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन नहीं होगा, हाँ, मास मोबिलाइजेशन होगा, ये इस बार सही बोलिए। जब पॉलिटिकल सिस्टम, यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो, यहाँ पे बोल रहा तुम्हारा कि अगर पॉलिटिकल सिस्टम ठीक से इंस्टीट्यूशनलाइजेशन नहीं होगा तो तुम्हारा मास पार्टिसिपेशन होगा, और मास पार्टिसिपेशन होगा तो डीके होगा, है ना, पॉलिटिकल डीके होगा, ठीक है। क्लास ऑफ सिविलाइजेशन भी याद हो गया। क्लास ऑफ सिविलाइजेशन जो बुक है उसका डेट बताओ, पूरा बुक का नाम बताओ, तो बुक का नाम क्या है पूरा, क्लास ऑफ सिविलाइजेशन नहीं पूरा बुक, हाँ, 1996 रिमार्किंग ऑफ द वर्ल्ड 1996 ऑर्डर 1996 बिल्कुल। और थर्ड वेव वाला बुक का नाम बताओ। थर्ड वेव इन डेमोक्रेटाइजेशन इन द लेट 20th सेंचुरी। बिल्कुल, वेरी गुड। चलो हंटिंगटन भी तुम लोगों को कंप्लीट हुआ है ना, ये का ड्रामा किया हुआ बाबा। कनेक्ट ऑर्गेनिक स्काई, ठीक है, ये भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में 4 स्टेज को देते हैं, और ये एग्जाम में 3-4 बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो एक तो क्रोनोलॉजिकल पूछता है और एक ऐसे भी पूछता है कि कौन है कौन नहीं है, ठीक है ना। तो ये बोलते हैं कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट के 4 स्टेज हैं, ठीक है। एक का नाम है पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, मैं ठीक बोली, गलत कर दी क्या, नहीं ठीक है, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, ठीक है। इसका इनका खाली बस डेट याद कर लो, ठीक है, क्योंकि अगर तुम लोग को थोड़ा सा एक सिक्का नहीं चाहिए तो ले लो, बहुत कंटिन्यू क्लास हुई है ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ। अच्छा पहले मुझे बताओ तो तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, किसी किसी को कुछ डॉट है कुछ भी कहीं पर भी कि हाँ मुझे नहीं समझ में आया, तो मुझे बताओ, ठीक है। मैं फिर से एक बार रिवीजन कर दूंगी अगर तुम लोग बोलोगी तो। चलो आ जाओ, स्टार्ट कर रही हूँ। सुषमा जाना है तुमको कहीं पे, नहीं दी। नहीं ठीक है, चलो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, बोल रहे कि तुम्हारा कि ये ऑर्गेनिक काय बोलते हैं कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो होगा वो 4 तरीके से होगा, ठीक है। 4 स्टेज होगा जिसकी वजह से तुम्हारा पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा। सब में ही तुम्हारा स्टेज ही मिल रहा है, तुम देख रही हो सारा ही तुमको स्टेज ही मिल रहा है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट का स्टेज ही मिलेगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि पहला जो स्टेज होगा वो होगा पॉलिटिकल यूनिफिकेशन। केनेथ ऑर्गेनिस्काई बोलते हैं कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट के 4 स्टेज है। पहला स्टेज का नाम है तुम्हारा, पहला स्टेज का नाम है पॉलिटिकल यूनिफिकेशन,
ठीक है, पहला स्टेज याद करो, पहला स्टेज का नाम है पॉलिटिकल यूनिफिकेशन। अगर कोई डॉट आएगा तो प्लीज तुम मुझे बोलना। पहला स्टेज का नाम है पॉलिटिकल यूनिफिकेशन और दूसरा स्टेज का नाम है, मैं ऊपर कर रही हूँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, पहला स्टेज यूनिफिकेशन, दूसरा जो है वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन। और कोई भी किसी भी तरह का कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। जहाँ पे कंफ्यूजिंग होगा मुझे फिर से दोबारा पूछ लेना कि बता देना, मैं बता दूंगी। क्योंकि अभी देखो बाद में अगर तुम्हारे माइंड में आएगा तो तुम भूल जाओगे, इसलिए मैं बोल रही हूँ अगर कोई भी कंफ्यूजन आएगा तो पूछ लेना है। पहला हो गया पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, तीसरा हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन और 3 नंबर हो गया नेशनल वेलफेयर और 4th नंबर हो गया एफिलेंस। 4th नंबर क्या हो गया? एफिलेंस। ठीक है, 4th नंबर क्या हो गया? एफिलेंस। पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, नेशनल वेलफेयर और एफिलेंस। कोई डॉट है? मैं आगे बढ़ूं? नहीं, डाउट नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए, 4 को तो है ना। चलो बहुत अच्छी बात है, 4 को तो तुम्हारा स्टेज ही दिया हुआ है जो कि फौरन नहीं आ रहा। ऊपर जाओ, ये जा क्यों नहीं रहा? अच्छा, ये मॉडर्नाइजेशन के थिंकर है सीई ब्लैक। ठीक है, अब थोड़ा मॉडर्नाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सीई ब्लैक जो है, एक तो कुछ मैं तुम लोग आज स्टैंड पढ़ाई थी ना, एक और क्या पढ़ाई थी मुझे याद नहीं आ रहा, वो मॉडर्नाइजेशन का थिंकर है। एक तो ये हो गया मॉडर्नाइजेशन के थिंकर, एक ये हो गया, ये लोग तो क्रिटिसाइज करने वाले हैं। अरे मुझे बोलो को यहाँ मेंशन करना। अच्छा ठीक है, मैं बताऊंगी, रुक जाओ। सीई ब्लैक ये एक मॉडर्नाइजेशन के थिंकर है। इन्होंने स्टडी किया था मॉडर्नाइजेशन के ऊपर पे और इन्होंने एक बुक लिखा था द डायनेमिक ऑफ मॉडर्नाइजेशन 1967 में। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के थिंकर है, तो सीई ब्लैक। ठीक है, अच्छा आई स्टैंड में जो पढ़ाई थी ना वो भी मॉडर्नाइजेशन में है, पॉलिटिकल में नहीं है। एक बार मैं देख लूंगी, अभी मैं बता दूंगी। ठीक है ना, तो इनका पहले पढ़ लो कि क्या बोलते हैं। ही आइडेंटिफाई 4 प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द मॉडर्नाइजेशन। ये बोलते हैं कि मॉडर्नाइजेशन में 4 तरह का प्रॉब्लम होती है, उसको वो पहचानते हैं। ही आइडेंटिफाई 4 की प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द मॉडर्नाइजेशन। फर्स्ट है चैलेंज टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन। अरे बच्चा जाओ मम्मा, बस मैं आऊंगी थोड़ा देर बाद। ठीक है, challenge toward modernization. This include the difficult society faced when the transition from the traditional to modern state. बोला कि modernization होने में 4 प्रॉब्लम आती हैं। पहला तो तुमको चैलेंज आता है मॉडर्नाइजेशन होने में कि कोई ट्रेडिशनल सोसाइटी है, ठीक है ना, तुम उसको चाहोगी कि मैं उसको चेंज करूँ, तो वो ऐसे नहीं आएगा। ट्रेडिशनल टू मॉडर्न स्टेट ऐसे नहीं बनेगा, एकदम सडनली बन जाएगा, नहीं, उसको उसको बहुत सी डिफिकल्टीज लगेगी। किसी भी तुम विलेज में जाओ, तुम सोचोगे कि तुम मुझे इस विलेज को चेंज करना है, तो उस विलेज को तुम ऐसे रैंडमली चेंज नहीं करोगे कि हाँ आज बोले कल चेंज हो गया, नहीं, चेंज करने में बहुत ही डिफिकल्टीज आएगी। ठीक है, तो पहला जो प्रॉब्लम है ब्लैक के अकॉर्डिंग, चैलेंज टुवर्ड मॉडर्नाइजेशन, है ना, प्रॉब्लम आएगी। दूसरा है प्रॉब्लम ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ मॉडर्न लीडरशिप। दिस इन्वॉल्व द चैलेंज द इस्टाब्लिशिंग द मेंटेनिंग इफेक्टिव लीडरशिप। हम मॉडर्नाइज ला दिए, अब हमको एक ऐसा मॉडर्न लीडर चाहिए जो कंसोलिडेट करके रखेगा, है ना। दिस इन्वॉल्व द चैलेंज द इस्टाब्लिश द मेंटेन इफेक्टिव लीडरशिप कैन गाइड एंड मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस। बोले ये भी प्रॉब्लम आता है भाई कि कोई मॉडर्न लीडर चाहिए जो क्या करेगा, मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस को गाइड करेगा कि हाँ मॉडर्नाइजेशन ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये भी प्रॉब्लम है, लीडर, मॉडर्न लीडर को भी कंसोलिडेशन करके रखना, ये भी एक प्रॉब्लम ही है। पहला चैलेंज आया कि मुझे मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना है, मतलब ट्रेडिशनल सोसाइटी से मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना है। अब उस मॉडर्नाइजेशन को बना के रखने के लिए कोई गाइडेंस चाहिए जो उस प्रोसेस को देखे कि ठीक से हो रहा है कि नहीं, है ना, मेंटेन करे, स्टैब्लिश करे। ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल ट्रांजेक्शन प्रॉब्लम। अब जब हम लोगों को मॉडर्नाइजेशन लाना है तो वहाँ पे इकोनॉमिक भी चेंज करना पड़ेगा, सोशल भी ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, तो वो तो ऐसे हो नहीं जाएगा। इकोनॉमिक करने के लिए मुझे इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा, सोशल करने के लिए हमको विलेज से अर्बनाइजेशन करना पड़ेगा, तो ये तो ऐसे रैंडमली हो नहीं जाएगा। फिर बोला जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आएगी वो होगा सोशल यूनिफिकेशन इंटीग्रेशन। सोसाइटी में हाई डिफिकल्टीज आता है, यहाँ पे लोगों का माइंड को चेंज करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है ना। डाइवर्स इंटीग्रेशन, अलग अलग ग्रुप, अलग अलग
बात बोलेंगे तो कोई मॉडर्नाइजेशन को एक्सेप्ट करेंगे, कोई नहीं करेंगे, कोई इंटीग्रेट होना चाहेगा, है ना, कैसे जुड़ेगा मॉडर्नाइजेशन से, तो ये भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ सोशल यूनिफिकेशन इंटीग्रेशन। ऐसे एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा मॉडर्नाइजेशन के थिंकर है, तो ईसी ब्लैक जो है वो। अब बुक याद कर लो, द डायनेमिक ऑफ मॉडर्नाइजेशन 1967 की बुक है, सीई ब्लैक की बुक है, ठीक है। जुगर हैबरमास जो है, जुगर हैबरमास ये एक प्रोमिनेंट फिगर है, लेकिन ये क्रिटिकल थ्योरी से जुड़े हुए हैं और ये क्रिटिक्स करते हैं मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को क्रिटिक्स करते हैं। ये इनका बुक का नाम है फिलोसफिकल डिस्कोर्स ऑफ मॉडर्निटी। ये हैबरमास क्या करते हैं, हैबरमास जो है ये हर्बर्ट मार्क्स का एक कॉन्सेप्ट है, हर्बर्ट मार्क्स का कॉन्सेप्ट का नाम है वन डायमेंशनल मैन, जो कि मैं तुम लोग को आई में पढ़ाई हूँ। इसको क्रिटिसाइज करते हैं, ये बोलते हैं कि वन डायमेंशनल मैन के आने की वजह से ही इंसान इंडिविजुअल रहना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है ना, इंसान बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गया। बोले मॉडर्नाइजेशन के आने की वजह से, फिर हैबरमास बोल रहे हैं, हैबरमास आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये जो मॉडर्नाइजेशन आया है ना, इसने लोगों को एलिनेशन बना दिया है, लोग इंडिविजुअल रहना पसंद करते हैं, डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सोशल स्ट्रक्चर, लोग सोसाइटी से अलग 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 रहना पसंद करते हैं, लोगों का लोग लोग कलेक्टिव फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा पसंद करते हैं, ना कि तुम्हारा कलेक्टिव फैमिली, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं कि हम कम फैमिली में रहें। इस तरह से क्या होता है तुम्हारा, जब लोग सोसाइटी के साथ जुड़ के नहीं रहते, डिस्कनेक्ट रहते सोसाइटी से, लोगों में एलिनेशन आ जाता है, हर चीज़ से वो दूर दूर रहेंगे, और ये एक ब्यूरोक्रेटाइजेशन इनहेरेंट इन मॉडर्न सोसाइटी में इस तरह का होता है। मतलब ऐसे याद करना, ये एलिनेशन और वन डायमेंशनल मैन जो हर्बर्ट मार्कस का है, उसको क्रिटिसाइज करते हैं कौन, जुगर हैबरमास। जुगर हैबरमास बोले कि एलिनेशन की वजह कर ही ये मॉडर्नाइजेशन की वजह से ही एलिनेशन आ जाता है लोगों में। महात्मा गांधी तो मॉडर्नाइजेशन से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। महात्मा गांधी और जैक जो रूसो जो है, ये एक क्रिटिकल मॉडर्नाइजेशन सिविलाइजेशन है। ये बोलते हैं कि हम लोगों को मॉडर्नाइजेशन नहीं पसंद है। Albert from different perspective. Their critics align with the some postmodernism thinker. कुछ पोस्ट मॉडर्निज्म थिंकर भी है जो कि मॉडर्नाइजेशन को पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। गांधी जी क्यों नहीं पसंद करते, अगर हम लोग देखेंगे, पोस्ट मॉडर्नाइजेशन भी क्यों नहीं पसंद करते वो भी देखेंगे। गांधी जी क्रिटिसाइज करते हैं कि मॉडर्नाइजेशन सिविलाइजेशन फॉर इट्स मटेरियलिज्म नेग्लेक्ट द मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है, ठीक है। गांधी जी मॉडर्न सिविलाइजेशन को पसंद नहीं करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि बोले कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है ना, वो मटेरियलिज्म पे फोकस करता है, पैसा पे ज़्यादा फोकस करता है, जिससे क्या होता है, इंसान जो है निग्लेक्ट कर देता है मोरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज को, ठीक है। ही बिलीव दैट मॉडर्न इंडस्ट्री सिविलाइजेशन, गांधी जी बिलीव करते हैं कि अगर मॉडर्न इंडस्ट्रीज आएगी तो सिविलाइजेशन लीड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीपल एंड नेचर। जब मॉडर्न इंडस्ट्रीज आएगी तो लोग सिविलाइज हो जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, नेचर और लोगों को एक्सप्लॉयट करेगी। बोले कि इंडस्ट्रियलाइज और सिविलाइजेशन, मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन नेचर, इन्वायरमेंट और लोगों को एक्सप्लॉइट करेगी। क्रिएटिव सोसाइटी, यहाँ पे जो सोसाइटी आएगा प्रॉफिट वाला, इंसान सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचेगा, ह्यूमन वेलबींग के बारे में नहीं सोचेगा, इसलिए ये मॉडर्नाइजेशन को पसंद नहीं करते हैं। गांधी जी मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्री, इन सबको क्रिटिसाइज करते हैं। रूसो का तो तुम लोग जानती है, रूसो क्या बोलते हैं, अदर हैंड क्रिटिक्स मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर करप्ट। मतलब मॉडर्नाइजेशन और सिविलाइजेशन आने की वजह से इंसान करप्ट हो गया है, उसका नेचर करप्ट हो गया है, और इसकी वजह से सोसाइटी में इक्वलिटी क्रिएट हो गया है। मैन तो पैदा होता है फ्री, लेकिन हर जगह उसको चैन मिलता है, क्योंकि वो मॉडर्न सोसाइटी ने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, उसकी फ्रीडम को रोक लगा दिया मॉडर्न सोसाइटी ने। इंसान तो फ्री पैदा हुआ था, लेकिन हर जगह उसको चैन मिला क्योंकि उसने मॉडर्न सोसाइटी में आया, इसलिए मॉडर्न सोसाइटी ने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है, रोक लगा दिया। पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो भी क्रिटिसाइज करते हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म थिंकर जो है वो भी क्रिटिसाइज करते हैं कि जो मॉडर्निज्म है ना, वो सिर्फ ग्रांड नैरेटिव को ही इम्पोर्टेंट देती है, यूनिवर्सल ट्रूथ को प्रमोट करती है, मॉडर्निटी को प्रमोट कर, मॉडर्निटी सिर्फ
यूनिवर्सल ट्रूथ और ग्रांड नैरेटिव को प्रमोट करती है, इसलिए पोस्ट मॉडर्निज्म थिंकर करती है, क्रिटिसाइज करती है, क्योंकि वो बोले कि कोई भी चीज़ यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या, कि मान लो मैंने कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन इंडिया में निकाला, तो मैं क्या बोलूँगी कि वो सोल्यूशन पूरे वर्ल्ड पे अप्लाई होगा? नहीं। इंडिया में जैसे इंडिया में गर्ल्स का प्रॉब्लम कुछ और है, तो मुझे इंडिया की प्रॉब्लम गर्ल्स के लिए कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, तो मैं निकाल दी। और मैं बोलूँगी ये सोल्यूशन मैंने पूरा इंडिया के गर्ल्स के लिए निकाला, तो क्या वो पूरी दुनिया पे अप्लाई होगी? नहीं। इंडिया में जो गर्ल्स होती है उनका प्रॉब्लम का सोल्यूशन अलग होगा। डोमेस्टिक वायलेंस होता है ना, उसके बाद हरासमेंट वगैरह ये सब होता है। लेकिन तुम वेस्टर्न कंट्री में चल जाओ, डोमेस्टिक वायलेंस उनके साथ नहीं होता है। उनको क्या चाहिए? उनको अभी उन लोगों को जो डिमांड होता है तो कि गर्ल्स गर्ल्स में शादी होना चाहिए, है ना, हमको मिसिस नहीं हमको मिस बोलना है, मिसिस नहीं बोलना है, ये सब के लिए लड़ाई वो लोग कर रही है। तो दोनों का तो फेस सेम नहीं है, लड़ाई अलग अलग लड़ाई है, तो सोल्यूशन सेम कैसे निकलेगा? अलग अलग सोल्यूशन चाहिए। तो इस तरह से पोस्ट मॉडर्निज्म बोले कि यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं हो सकता है। और ग्रांड नैरेटिव आप कैसे कर सकते हैं? फिर लोकल नैरेटिव कहाँ जाएगा? ये आर्ग्यू करते हैं कि मॉडर्नाइजेशन लीड करती है होमोजेनियस, मॉडर्न सोसाइटी सबको एक जैसा बोलती है। मॉडर्न सोसाइटी बोलती है कि दुनिया जितना भी है, दुनिया में जितनी भी सोसाइटी है सब एक जैसा है, सबका प्रॉब्लम एक जैसा है। ठीक है। मॉडर्नाइजेशन ने कल्चर डाइवर्सिटी को खत्म कर दिया है। एंड मार्जिनलाइजेशन अल्टरनेटिव वे फॉर नॉइंग एंड विंग, डाइवर्सिटी खत्म हो गया है, मार्जिनलाइजेशन जो है वो बढ़ रहा है, मतलब जो मार्जिनलाइज ग्रुप है वो बढ़ रहा है, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन ने अमीर आदमी को अमीर किया है, गरीब आदमी को गरीब किया है। खत्म हो गया ये वाला खत्म हो गया। टू टाइप्स ऑफ रिजीम्स होते हैं, एक होता है डेमोक्रेटिक रिजीम, एक होता है नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम। डेमोक्रेटिक रिजीम में आता है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, या लिबरल डेमोक्रेसी, या मैजोरिटेरियन डेमोक्रेसी, सारा ही डेमोक्रेसी है। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम में आएगा टोटलिटेरियन रिजीम, ऑथोरिटेरियनिज्म, पैट्रिमोनियलिज्म, ये सब आएगा। चलो एक एक करके पढ़ते हैं। बोला इलेक्टोरल डेमोक्रेसी क्या है, थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसके बाद थोड़ा माइंड ठीक हो जाएगा। मैं देखती हूँ कोई क्वेश्चन लेकर आए। ये लास्ट पीडीएफ है, ये कॉम्परेटिव का खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये पीडीएफ लास्ट है, बस यही ये टॉपिक ही लास्ट नहीं, अभी है मर्केंटिलिज्म और पॉलिटिकल इकोनॉमिक, ये लास्ट है। उफ, ये तो मैं पढ़ाई नहीं है। अच्छा क्वेश्चंस नहीं लाई हूँ मैं, मुझे लगा मैं लाई हूँ, कोई बात नहीं, आ जाओ। बोला इलेक्टेड डेमोक्रेसी किसको बोलते हैं? बोला दो तरह का रिजीम होता है, एक होता है जहाँ पे डेमोक्रेसी होगा, एक होता है जहाँ पे नॉन डेमोक्रेसी। तो एक का जो टाइप है ये वाला मैं बता रही हूँ, देखो भाई, एक होता है डेमोक्रेटिक रिजीम और एक होता है नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम। तो बोला जो डेमोक्रेटिक रिजीम होता है इसका एक टाइप का नाम है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, जहाँ पे राजा कैसे, यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे इलेक्टोरल डेमोक्रेसी होगा, यहाँ पे पीरियडिकली इलेक्शन होता है, मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, कंपटीशन बेस इलेक्शन होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होगा, अडल्ट फ्रांचाइज के बेस पे इलेक्शन होता है, इलेक्शन मैंडेटरी होगा, इक्वल पार्टिसिपेशन होगा। ये कहाँ पे होता है इस तरह का फीचर? इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में। इंडिया जैसी कंट्री में ये सब तुमको देखने को मिलेगी। दूसरा टाइप का नाम, अच्छा यही मैं देखती हूँ, यही टाइप है कि दूसरा, हाँ दूसरा टाइप है, ठीक है ना। दूसरा टाइप है लिबरल डेमोक्रेसी। मतलब लिबरल डेमोक्रेसी क्या है? लिबरल डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है जहाँ पे पावर ऑफ गवर्नमेंट लिमिटेड, जहाँ पे गवर्नमेंट के पावर को लिमिट कर दिया गया है, ठीक है। और इंडिविजुअल को राइट एंड फ्रीडम दिया गया है ना, इंडिविजुअल के राइट एंड फ्रीडम को प्रोटेक्शन दिया गया है ना। बाय कॉन्स्टिट्यूशनली स्टैब्लिश द नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशंस ने इंस्टीट्यूशंस और नॉर्म्स को स्टैब्लिश किया है, और इसके थ्रू इन्होंने क्या किया, इंडिविजुअल के राइट्स एंड फ्रीडम, जॉन लॉक वाला जो फीचर है ना, वही है ये लिबरल डेमोक्रेसी, ठीक है। जहाँ पे गवर्नमेंट के पावर को लिमिट किया गया है, ठीक है ना, यहाँ पे लिमिटेड ऑफ गवर्नमेंट मिलेगी, लेकिन इंडिविजुअल के राइट को प्रोटेक्शन दिया जाएगा, एलएलपी आ जाएगी यहाँ के कॉन्सेप्ट में। इस तरह की डेमोक्रेसी होती है। हाँ देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, लिबरल डेमोक्रेसी इमर्ज कहाँ से आया था? तो जॉन लॉक के सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से आया था, जहाँ पे वो सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बात करते हैं, लिमिटेड गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं। बोले लिमिटेड गवर्नमेंट में भी आपको, लिबरल डेमोक्रेसी में भी आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शन मिलेगा देखने को, चेक एंड बैलेंस मिलेगा, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टी मिलेगी, मेजोरिटी राइट मिलेगी, लिमिटेड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट मिलेगा, लिबरल डेमोक्रेसी मिलेगी, स्टेट का पावर को कॉन्स्टेंट किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन रूल ऑफ लॉ को, मतलब स्टेट पे कंट्रोल किया जाएगा कि आप पावर को अपना कॉन्स्टेंट रखें, है ना,
कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ के थ्रू। ये भी इंडिया में है, इस तरह का भी तुमको मिलेगा इंडिया में फीचर। लिबरल डेमोक्रेसीज हैव, यहाँ पर भी तुमको मल्टी पार्टी सिस्टम। यहाँ पे पर एक चीज मैं तुम लोगों को अलग फर्क बताई, लिबरल डेमोक्रेसी और इलेक्टो डेमोक्रेसी में फर्क क्या है। दोनों का फीचर सेम है, खाली फीचर क्या फर्क है कि यहाँ पे गवर्नमेंट में लिमिटेड लगाया जाता है ना, यहाँ पे इंडिविजुअल को पावर ज्यादा दिया जा रहा और गवर्नमेंट के पावर पे लिमिट लगाया जाता है ना। बाकी सब सेम है, देख लो। जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज compete करेगी पावर थ्रू इलेक्शन में आने के लिए, ये हम लोग अभी इलेक्टेड डेमोक्रेसी में भी पढ़े। यहाँ पे पॉपुलर प्रिंसिपल होगा पॉपुलर सॉवरेनिटी का, इंडिविजुअल सिविल राइट, सेक्युलर राइट, रूल ऑफ लॉ सबको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ते हैं। मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है जो कि मेजोरिटी रूल पे बेस्ड है। मेजोरिटी डेमोक्रेसी में डिसीजन जो लिया जाता है, ये मोस्ट पीपल क्या चाह रही है, डिसीजन आर मेड बेस्ड ऑन व्हाट मोस्ट पीपल, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या चाह रहे हैं। इसका एग्जाम्पल इलेक्शन हो सकता है, रेफरेंडम हो सकता है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस हो जाता है, लोग क्या चाह रहे हैं। इलेक्टोरल सिस्टम भी यहाँ पे आता है। ऑफन यूटिलाइज सिंपल मेजोरिटी वोटिंग सिस्टम वेयर द कैंडिडेट ऑप्शंस विद द मोस्ट वोट विन, जो ज्यादा जिसको वोट मिलेगा वो जीत जाएगा। समटाइम्स इवन इट लेस देन मेजोरिटी, 50% से कम होगा, 50% से ज्यादा, तो इस तरह का भी मेजोरिटी रहता है। यहाँ पे माइनॉरिटी की प्रोटेक्शन को लिमिट किया जाता है। कहाँ पे माइनॉरिटी की प्रोटेक्शन को लिमिट किया जा रहा, मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी में। यहाँ पे बोल रहा है कि इज ए स्ट्रिक्ट मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी में माइनॉरिटी रूट बी ओवरशैडो बाय मेजोरिटी प्रेफरेंस, मेजोरिटी को प्रेफरेंस देने के चक्कर में मेजोरिटी राइट को ओवर सैड किया जाता है, सैडो में चला जाता है, दिखता ही नहीं है उनके राइट्स को। अगर तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा डेमोक्रेसी का फॉर्म है जहां मेजोरिटी के प्रेफरेंस के चक्कर में माइनॉरिटी के राइट को ओवर साइड किया जाता है, ओवर सैडो किया जाता है, या उनका राइट को खत्म कर दिया जाता है या लिमिट कर दिया जाता है, तो वो है मेजोरिटी डेमोक्रेसी। मेजोरिटी डेमोक्रेसी का मेन फीचर यही है कि यहाँ पे मेजोरिटी को प्रेफरेंस दिया जाता है। मेजोरिटी क्या चाह रहा है, रेफरेंडम होगा, है ना, क्या मेजोरिटी लोग क्या चाह रहे हैं। जैसे तुम देखोगे यूके में जब तुम्हारा रेफरेंडम हुआ था वो भी मेजोरिटी के बेस पे ही हुआ था, है ना। वोट अलग तरीका से होता है इलेक्टोर के थ्रू, लेकिन जब तुम्हारा यूके से ये यूरोपियन यूनियन से निकाला था तो उन्होंने मेजोरिटेरियन वाला फॉर्म को यूज किया था, है ना। यहाँ पे माइनॉरिटी के राइट को सप्रेस किया जाता है। अगर तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कौन सा फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में मेजोरिटी के राइट को सप्रेस किया जाता है, तो वो है मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी। लीडिंग टू पोटेंशियल मार्जिनलाइजेशन ऑफ लेस रिप्रेजेंट ग्रुप, यहाँ पे मार्जिनलाइज ग्रुप का जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना वो कम होता है। एलेस्दे टैगबिले बोलते हैं डेमोक्रेसी इन अमेरिका बुक में कि इस तरह के मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी में क्या होगा कि अगर हम मेजोरिटेरी को हमेशा पावर देंगे और ये देखेंगे कि मेजोरिटी क्या चाह रही है और उसी के ओपिनियन पे हम लोग हर काम करेंगे, जहाँ पे मेजोरिटी के व्यू को सप्रेस किया जा रहा है, कि इंडिविजुअल के राइट को सप्रेस किया जा रहा है, तो एक दिन मेजोरिटी जो है ना वो ट्रायनी हो जाएगी ना, ट्रायनी ऑफ मेजोरिटी, एक दिन मेजोरिटी डिक्टेटर बन जाएगा। अगर हम लोग इसी तरह से माइनॉरिटी की व्यू को या इंडिविजुअल के राइट को सप्रेस करते रहेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि जो मेजोरिटी है वो ट्रायनी ऑफ मेजोरिटी बन जाएगा। ये कौन बोला, एलेस्दे टैगबिले बोल रहे हैं। खत्म हो गया चार पार्ट का सम। अच्छा ये जॉन स्टुअर्ट मिल भी है। जॉन स्टुअर्ट मिल जो है ये कंट्रीब्यूट करते हैं सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। दो ही वाज नॉट द ऑरिजिनेटर ऑफ द आइडिया इन हिज वर्क, इन्होंने एक बुक लिखा था कंसल्टेशन और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। इस बुक में ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। मैं इसको पढ़ाऊंगी जब वेस्टर्न पढ़ाऊंगी तब, ठीक है। एक आता पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, देख लो। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एक डेमोक्रेसी का फॉर्म है जहाँ पे सिटीजन को पावर दिया जाता है कि आप खुद ही डिसीजन ले डायरेक्टली, ना के इलेक्शंस के थ्रू, ठीक है ना। दिस मॉडल इम्पैसिव द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट द इंडिविजुअल द पॉलिटिकल प्रोसेस, कोई भी पॉलिटिकल प्रोसेस होगा लोगों को पावर दिया जाता है कि भाई आए आप डायरेक्ट पार्टिसिपेट करें, ठीक है। यहाँ पे लोग खुद ही डायरेक्ट पार्टिसिपेट करेंगे, अपना आवाज उठाएंगे। बोले ये सिस्टम आपको ज्यादातर स्विस सिटीजन यानी स्विट्जरलैंड में मिलेगा, जहाँ पे लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसेस में या लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, इस तरह में। बोला कि इसके कौन कौन थिंकर है, सपोर्ट कौन कौन करते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। तो रूसो जो है वो सपोर्ट करते हैं,
सीबी मैकफर्सन, जॉन स्टुअर्ट मिल। हालांकि जॉन स्टुअर्ट मिल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के पे बुक लिखते हैं, तो इनका हटा ही दो, ये करते भी नहीं भी, इसे इनको रेलेकेंट बोलते हैं। DH कोल ये लोग सपोर्ट करते हैं, ठीक है। बोला इस तरह डायरेक्ट डेमोक्रेसी सबसे पहले कहाँ देखने को मिला था, तो स्विट्जरलैंड में देखने को मिला था, ग्रीक सिटी स्टेट में। और ये मैं तुम लोगों को पढ़ाई हूँ ना, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का फीचर पढ़ाती हूँ मैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का 4 फीचर है, खाली एक बार पढ़ लो कौन कौन सा। प्लेसबाइसाइट, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, ये मैं पढ़ाऊंगी तुम लोगों को वहां पॉलिटिकल थ्योरी में। खत्म हो गया तुम्हारा ये वाला। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में खत्म हो गया। हम लोग एक बार मैं रिवीजन कर दे रही हूँ, तुम लोगों को थोड़ा समझ में आएगा। मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी, ये इलेक्टेड डेमोक्रेसी क्या है कि यहाँ पे जो लीडर आता है वो इलेक्शंस के थ्रू आता है। यहाँ पे इक्वल पार्टिसिपेशन होगा, है ना, कंपटीशन होगा, है ना, यहाँ पर भी सब होगा, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट पे लिमिटेशन लगाया जाता है, गवर्नमेंट के पावर पे लिमिटेशन लगा। यहाँ पे इंडिविजुअल के लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन दिया जाता है। मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी में मेजोरिटी के राइट को सप्रेस किया जाता है। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। बस अब आ गया तुम्हारा नॉन डेमोक्रेटिक पार्टी, है ना, अब आ गया तुम्हारा नॉन डेमोक्रेटिक। तो नॉन डेमोक्रेटिक का पहला टाइप था टोटलिटेरियन रिजीम। टोटलिटेरियन रिजीम एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि चाहती है कंट्रोल करे एवरी एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल लाइफ एंड प्राइवेट लाइफ। ये लोगों के लाइफ में 100% कंट्रोल करके रखती है। टोटलिटेरियन टाइप की जहाँ पे गवर्नमेंट होती है ना, अभी मैं ऊपर भी पढ़ाई तुम लोगों को, ये लोगों के हर एस्पेक्ट पे, चाहे पब्लिक हो, प्राइवेट हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, पूरा कंट्रोल करके रखेगी। यहाँ पे अब्सोल्यूट अथॉरिटी होता है लीडर के पास, अब्सोल्यूट पावर होता है। सेंट्रलाइज सिंगल लीडर होगा, एक ही लीडर होगा या कोई स्मॉल ग्रुप होगा, ठीक है, इन्हीं के पास सारा पावर होगा। ये क्या करती है, अगर इसके सामने कोई ऑपोजिशन निकल कर आता है तो ये उसको खत्म कर देती है, सप्रेस कर देती है। पॉलिटिकल ऑपोजिशन इज नॉट टॉलरेट। टोटलिटेरियन रिजीम में कभी भी ऑपोजिशन को टॉलरेट नहीं किया जाता है, उसको खत्म कर दिया जाता है। ऑपोजिशन पार्टीज एंड डिसेंटिंग वॉइस और ऑफन बैंड सेवरल रिस्ट्रिक्टेड। बोला अगर इस तरह का टोटलिटेरियन रिजीम में कोई ऑपोजिशन पार्टी आता है या गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई वॉइस राइज करता है तो गवर्नमेंट उस पर बैन लगाती है और भी बहुत सारा एक्टिविटी करती है उसको रोकने के लिए, हो सके जान मार दे, किसी भी तरह का एक्टिविटी करती है उनको रोकने के लिए। सेपरेशन ऑफ, अच्छा एक ही बात बार बार आ गई ना, प्रोपोगंडा और सेंसरशिप। बोलो प्रोपोगंडा क्या है, ये क्या करेगी, अपने पब्लिक पे कंट्रोल करने के लिए हर जगह कैमरा फिट कर देगी। सीसीटीवी हर जगह रहेगा, सीसीटीवी कैमरा हर जगह रहेगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा कहाँ पे, हर जगह। क्यों क्यों कैमरा हर जगह है, ताकि लोगों पे कंट्रोल किया जा सके, ये प्रोपोगंडा है। द रिजीम यूज करती है प्रोपोगंडा कंट्रोल करने के लिए। नरेटिव्स मतलब क्या, कहीं पे लोग मेरे अगेंस्ट तो नहीं बोल रहे हैं ना, अगर बोलेंगे तो वो तो सीसीटीवी में आ ही जाएगा, कैप्चर हो जाएगा, उसके बाद उस लोगों को ही मैं हटा दूंगा। और ये मेंटेन किया जाता है पावर के थ्रू, मीडिया के थ्रू, एडुकेशन के थ्रू। मतलब एक तो पावर, अगर कोई मेरे अगेंस्ट बोल रहा है उसको मार दो, खत्म कर दो जान से। मीडिया में भी बार बार किसके अगेंस्ट दिखा रहा है, तो सपोर्ट में दिखा रहा राजा के। एडुकेशन सेक्टर में भी किसके तरफ से पढ़ाया जा रहा, तो जो प्रेसिडेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर, उन्हीं के बारे में ही पढ़ाया जा रहा, उन्हीं को ही वाहवाही दिखाया जा रहा। बोला पब्लिक डिस्कोर्स हाईली टाइट कंट्रोल। पब्लिक जितने भी डिस्कोर्स है ना, सब पर कंट्रोल होगा तुम्हारा, किसका, लीडर का, जो सिंगल लीडर होंगे। सर्विलेंस, हर जगह सर्विलेंस और रिप्रेशन रहेगी। सर्विलेंस मतलब क्या, वही हर जगह सीसीटीवी। सेंसरशिप का मतलब समझ गए कि प्रोपोगंडा फैलाता। प्रोपोगंडा कैसे करेगा, पावर, अगर कोई उसके अगेंस्ट बोल रहा है तो उसको क्या करेगा, खत्म कर देगा, मार देगा, पीट देगा, जो भी करेगा। या मीडिया में क्या करेगा, खाली अपना ही न्यूज दिखाएगा, अपना ही अच्छा काम दिखाएगा। एडुकेशन के थ्रू ही अपना ही फायदा दिखाएगा। सर्विलेंस रिप्रेशन का मतलब है हर जगह सीसीटीवी लगा देगा, हर जगह सीसीटीवी लगा देगा, ठीक है। सीक्रेट पुलिस रखेगा कि कोई भी अगर मेरे अगेंस्ट कुछ बोल रहा हो उसको जल्दी से लाओ, उसको मॉनिटर करो, उसको सप्रेस करो, उसको खत्म कर दो, जान मार दो, थ्रेट करो। इस तरह का रिजीम बना के रखता है टोटलिटेरियन रिजीम में। इसके पास एक आइडियोलॉजिकल कंट्रोल होता है। टोटलिटेरियन रिजीम के पास एक आइडियोलॉजी होती है। ये रिजीम प्रमोट करती है स्पेसिफिक आइडियोलॉजी को, प्रीमेट्स, ये इसके जो भी आइडियोलॉजी होगा बोलेगा सबको फॉलो करना है हर हाल में।
ठीक है। नॉर्थ कोरिया का राजा, नॉर्थ कोरिया का राजा जिस टाइप का बाल रख रहा है उस टाइप का बाल रखो, जो आइडियोलॉजी फॉलो कर रहा है। यहाँ तक मैं बताई हूँ, अगर जिस दिन वो मतलब जिस दिन उसका फादर का ये होता है, तो उस दिन अगर किसी का बर्थडे जन्मदिन है तो कोई नहीं मना सकता है, क्योंकि मैं रो रहा हूँ तो तुमको भी रोना पड़ेगा। वो जिस रिलीजियस को फॉलो करता है, तुम सबको भी वही रिलीजियस को फॉलो करना पड़ेगा। तो लोगों के ऑल एस्पेक्ट, चाहे उसकी लाइफ हो, चाहे उसके एजुकेशन हो, चाहे उसके कल्चर हो, चाहे उसकी पर्सनल बिलीव हो, सब पर किसका कंट्रोल होता है? लीडर का कंट्रोल होता है, एक सिंगल लीडर का। कट ऑफ लाइफ एग्जाम्पल बोला, कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफन, और ये अपना अपना फेस लोगों के सामने कैसे पेश करता है? क्रिज्मेटिक लीडर, ग्लोरीफाई, प्रेजेंट एज द एम्बॉडीमेंट ऑफ द नेशन आइडियल। लोग उसको ऐसा मानेंगे ना कि ये मेरा, जैसे हिटलर अपने आप को अपने लोगों के सामने जूस और आर्यंस थे, ठीक है ना, तो वो आर्यंस को सुपीरियर बोलता था, जूस को इंफीरियर बोलता था। तो वो क्या तो उससे क्या, उसके जितने भी लोग थे ना, जितने भी उनके लोग थे, वो क्या करते थे? हिटलर को कोई महान शख्स समझते थे कि हाँ क्रिज्मेटिक लीडर है, ग्लोरीफाई करते थे उनको, क्योंकि वो लोगों के सामने अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करता था। अगर कोई लोग उसके अगेंस्ट जाता था ना, वो चुपचाप से उसको जान मरवा देता था, लोगों को पता ही नहीं चलता था। ठीक है। बोला कि इसका अगर बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखना चाहोगे, तो हिस्ट्री में देखना है तो नाजी गवर्नमेंट देख लो, अडल्फ हिटलर ऐसी था। सोवियत यूनियन में स्टालिन ऐसी था। मैं स्टालिन का स्टोरी बताई थी कि हॉल में गया था तो एक आदमी को इसलिए मार दिया कि वो खड़ा नहीं हुआ। अभी तुम देखना चाहोगी तो नॉर्थ कोरिया के राजा किम जोंग को तुम देख सकती हो। देखो यहाँ पिक्चर से भी एक बार समझो। बोला या तो इकोनॉमिक लाइफ हो, या सोशल लाइफ हो, या पॉलिटिकल लाइफ हो, या रिलीजियस लाइफ हो, सब पर कंट्रोल किसका होगा? तो टोटलिटेरियन रिजीम का कंट्रोल होगा, सिंगल राजा का कंट्रोल होगा। ये हो गया एक टैप। अब तुम्हारा बचा हुआ है दो टैप, मैं देख लेती हूँ, बड़ा होगा तो मैं फिर नहीं कराऊंगी। बड़ा है अभी तो। अच्छा ठीक है, फिर एक कल बच जाएगा। मैं कल नया टॉपिक स्टार्ट कर ही दूंगी जो भी हो। अच्छा कल के बारे में तुम लोग बोलो, तो कल तुम लोग क्लास कब करोगी? मैं आज क्लास यहीं तक हाँ, रखूंगा। कल तो आप इवनिंग में नहीं रहेंगे ना? हाँ